तो आपको इंस्पिरेशन कैसे है कि मैं हाँ मुझे बुक ही लिखनी चाहिए, और थोड़ा बहुत आप बता पाएंगे कि किस चीज के ऊपर आपने बुक लिखी है? गर्लफ्रेंड भी बन गई, बाइक में गेड़िया भी मारने लगा मैं, कपड़े भी अच्छे पहनने लगा, लेकिन चीजें सही नहीं हुई। तो फिर पहली बार ऐसे लगा कि कुछ लिखता हूँ। ओके। और मैं 2-3 घंटे लिखता गया। ओके। और मैं लिख के भूल गया 2-3 दिनों के लिए। वो जब बता रहे हैं 1980s में बता रहे हैं या 1930s में बता रहे हैं, वो वहां की जनरेशन के लिए बता रहे हैं। करेक्ट। कैसे हम हमारे डेली लाइफ के जॉब को सिंप्लीफाई कर सकते हैं? जैसे हमें रेगुलर हम जॉब करते हैं, काफी फ्रस्ट्रेशन होता है, बॉस चिल्लाता है, टास्क ऐसे कंप्लीट नहीं होता है, उसका क्या सोल्यूशन है? एज अ स्टूडेंट मल्टीपल असाइनमेंट्स होते हैं, सेमेस्टर पे ऊपर सेमेस्टर होता है, लाइक मिनी प्रोजेक्ट्स बनाना है, सो बहुत सारी चीजें होते हैं, चैलेंजेस है डे टू डे लाइफ में, तो उसका कैसे टैकल करना है? आप भी जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसको कुछ मतलब नहीं है कि आप क्या हो, कौन हो, क्या नहीं, प्रॉफिट लाके दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। साल के तुम्हारी इनोसेंस मर गई, तुम्हारी प्योरिटी मर गई, तो तुम लाश हो। लेकिन 12th के बाद उसका दिल टूटा, अब उसका कलेजा फटा जा रहा है। ये उसको किसी ने पढ़ाया ही नहीं है कि जब कलेजा फटेगा तो तुम्हें क्या करना है। उस टाइम पे अर्जुन ने जो पढ़ा है वो मान लीजिए पीएचडी करा हुआ है, इतनी नॉलेज है उसके पास। करेक्ट। ठीक। उस पीएचडी से वो अपने सवालों के जवाब नहीं ढूंढ पा रहा है। देखो, ऐसा नहीं है कि हम कृष्ण को नहीं सुन सकते। राइट। सुन सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। आज आपको कृष्ण मिलेंगे तो ऐसे ही मिलेंगे, वो अच्छी ब्रांडेड जैकेट पहने रहेंगे आ रहे हो रेंज रोवर पे, और खाना अलग थाली पे खा रहे हो, आज वाली थाली पे, चीजें आज वाली कर रहे हो, लेकिन वस्त्र धारण कर रहे हैं वो वाले, लुक अपना भेषभूषा बनाया हुआ है 5000 साल पहले वाले। ऐसे लोगों से बच के रहो। एक्चुअली एंशिएंट मतलब पहले के दौर पे हमारे जो बुजुर्ग हमें कहानियां समझाते थे, कहानी सुनाते थे, तो वो सुन के एक अलग से हमारा पूरा वेद ही है, उसको श्रुति बोला जाता है। यस, श्रुति। वो सुनकर ही श्रवण किया। राइट। मैं वीगन हूँ, लेकिन मैं एनर्जी वगैरह को नहीं मानता। अच्छा। बहुत सारे तर्क वितर्क, और एक आप देखे होंगे वेज और नॉन वेज का डिबेट बहुत लंबा है। अच्छा। और बहुत ज्यादा चलता रहता है। पूरी यूट्यूब भरी हुई है। घर में तो ये बहुत कि हम ब्राह्मण हैं, हम शाकाहारी, ये वो, और शराब और सबाब और कबाब से दूर रहते हैं। लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं, हॉस्टल पहुंचते हैं, अरे चलो चलते हैं, पार्टी तगड़ी, दे दारू, दे ये, दे बियर। मेरा पैशन है क्या कहते हैं, लिखना। लेकिन घर में आग लगी है और मैं बैठ के अंदर लिख रहा हूँ तो मैं चूतिया हूं ना तो जैसे कृष्ण झूठ भी बोल रहे हैं, उनको पाप नहीं लग रहा है। कृष्ण छल भी कर रहे हैं, उनको पाप नहीं लग रहा है ना। कृष्ण मर्यादा का उल्लंघन भी कर रहे हैं, उनको पाप नहीं लग रहा है। धार्मिक और आध्यात्मिक माने क्या? आपकी नजर में ये तो नहीं है धार्मिक का मतलब कि जो लड़की है वो सोमवार का व्रत रखती है सावन में। और मैंने जब महाभारत पढ़ी, और आपने भी देखी होगी, पढ़ी होगी, तो उसमें ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जो 100% प्योर हो। मतलब प्योरिटी का मतलब बाहर कि उसने कोई गलती ना करी हो, है ना। कोई भी हर कोई गलती कर रहा है, कोई गलती है ना। और एक चीज है जो जंगल के आदमी के पास भी थी और मेरे और आपके पास भी है। जंगल का आदमी भी बेचैन परेशान था घुमा फिरा के बात वही आ गई, क्योंकि आप तो अपना काम करते ही हो। फिर आप डेवलपर्स के साथ पॉडकास्ट भी कर रहे हो। एग्जैक्टली। ये वही कर सकता है जिसको इंटरेस्ट है कि हाँ मैं इससे कुछ सीखूंगा, इसको अगर मैं बुलाऊंगा बात करने के लिए, वो ज्यादा योग्य हो सकता है जो एक कम सुविधाओं में, कम रिसोर्सेज के बीच पैदा हुआ है, किसी गांव में, किसी कस्बे में। ऐसा नहीं होता है कि जो बड़े घराने में पैदा हुआ या जो फर्स्ट क्लास सिटी में पैदा हुआ है वो उनका ज्यादा योग्य हो, और जो छोटे गांव में पैदा उनका कम योग्यता हो। मखमल में तुम बैठाए हो तो फिर मखमल का बच्चा होगा, वो शेर नहीं बन पाएगा, वो नाजुक सा हो। कोई गलती करना इंसान का ना स्वाभाविक स्वभाव है। हाय रौनक जी, हाय, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। जय श्री राम, राधे राधे, राधे राधे। सो गाइस, दिस इज आवर न्यू जर्नी, और ये हम फर्स्ट टाइम इन पर्सन पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं विद अ वेरी स्पेशल गेस्ट व्हिच इज अ ग्रेट थिंकर एंड ऑथर, जिनके पास में काफी स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो रिलीजियस चीजों को सिंप्लीफाइड वे में, आध्यात्मिक वे में, और स्टूडेंट्स के लिए कैसे उसका बेनिफिट्स हो सकता है, और हमारी मेंटल स्ट्रेंथ कैसे इंप्रूव हो सकती है, उनके बारे में उन्होंने काफी सही तरीके से लिखा और काफी कंट्रीब्यूट किया है। वेलकम वंस अगेन, एंड आई एम वेरी ग्रेसफुल कि इनको मैं होस्ट कर पा रहा हूँ
on my first in-person podcast. धन्यवाद. So सबसे पहले आपकी ओर जाते हैं रौनक जी. Tell us about something about yourself to our audience. Yeah. मैं एक साधारण सा इंसान हूँ जिसने ये तो इनका बड़कपन है. हाँ. ऐसा कुछ नहीं है, एक साधारण से इंसान हूँ जैसे दूसरे लोग होते हैं, जैसे दूसरे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन बस मैं लीग से थोड़ा बाहर हट गया. सारे लोग एक पैटर्न में चल रहे हैं कि हाँ स्कूल चले जाना है, फिर ग्रेजुएशन कर लेना है, फिर जॉब कर लेनी है, फिर पैसे कमा लेने हैं, फिर सही बात है बच्चे पैदा कर लेने हैं, शादी करके 2 BHK का फ्लैट ले लेना है कहीं पे. तो ये चीजें मुझे 11th-12th से ही खटकने लगी थी कि क्यों कर लेना है, ये बोलने वाला कौन है कि क्यों कर लेना है, ओके क्यों लेना है, क्यों करना है. तो जब चीजें समझ में आने लगी तो मैंने अपने सवालों के जवाब कहीं दूसरी जगह ढूंढने की कोशिश करी, क्योंकि स्कूल वो जवाब नहीं दे पा रही थी. नाइस. फिर जवाब मिलते गए. बढ़िया बढ़िया. उसके बाद धीरे धीरे जर्नी बढ़ी. बाद में लगा कि मैंने जो जाना है उसे लिखना चाहिए. तो मैंने अपनी एक बुक लिखी. और अभी दूसरी चीजों पे भी काम कर रहा हूँ. बढ़िया बढ़िया. सो अगर मैं थोड़ा सा आपके इंट्रोडक्शन में आपने बताया आपने बुक लिखी, तो आपको इंस्पिरेशन कैसे आया कि मैं मुझे बुक ही लिखनी चाहिए, और थोड़ा बहुत आप बता पाएंगे कि किस चीज के ऊपर आपने बुक लिखी? मेरी बुक जो है तो साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी पे बेस्ड है. अमेजिंग. सही बात. और लिखने की इंस्पिरेशन मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं लिख पाता हूँ. अच्छा. 12th के बाद मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मुझे क्या करना है. लेकिन मेरे जितने दोस्त थे, मेरे जितने क्लासमेट थे, वो उनका ये था कि मेरी तरह उनको भी नहीं पता था कि क्या करना है और कैसे आगे, करेक्ट, कौन सी चीज को चूज करना है लाइफ में. करेक्ट. लेकिन उनका ये था कि रिलेटिव कुछ 10 ऑप्शन दे रहे हैं, दोस्त 10 ऑप्शन दे रहे हैं, 10 चीजें वो बाहर से पढ़ रहे हैं. तो उनका ये था कि 2 चीजें हैं, 2 चीजें में जो ज्यादा सही लग रही है उसको मैं चूज कर लेता हूँ. वो उनके दिल की चीज नहीं है, वो उनके मन की चीज नहीं है, लेकिन उनको कुछ ना कुछ तो चूज करना ही है. करेक्ट करेक्ट. मतलब जो अभी सोसाइटी में रह रहे हैं, सोसाइटी ने ऑप्शंस दिए, रिलेटिव्स ने ऑप्शन दिए, तो उसमें से चूज करो और आगे बढ़ो. मतलब एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, तो वो चूज कर रहे हैं कि कौन सा बेस्ट है, उसमें मुझे कूदना है. सही बात. तो मेरे में ये अलग था कि मैं खड़ा हो गया देख के कि अगर कुआं है तो खाई, मैं दोनों में नहीं कूदूंगा. मैं रुकूंगा. अमेजिंग. तो फिर मैं रुक गया 12th के बाद. मैंने एडमिशन लिया बी फार्मा में, रिलेटिव्स के कहने में. फिर वहां मैं 1-2 महीने गया, मुझे समझ में आ गया ये मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं. अच्छा. उसके बाद वहां से हटने के बाद मैंने बीकॉम में एडमिशन लिया. वो भी मैं नहीं कर पाया. ओके. फिर घर वालों ने जबरदस्ती की डिग्री तो इम्पोर्टेंट है. मैं नॉर्थ इंडिया से जहां से आता हूँ, करेक्ट, वहां डिग्रियों की बहुत इंपॉर्टेंट है कि लड़के की शादी नहीं होगी. तो उन्होंने एडमिशन करवाया, लेकिन मुझे नहीं करना था. तो एडमिशन जाके करवा देते थे, फॉर्म भर देते थे, ये सारी चीजें, पर मैं एग्जाम ही देने नहीं जाता था. तो कोई मतलब. फिर मैं 1-2 साल ब्रेक लिया खुद को जानने के लिए. घर वालों को भी लगने लगा, गर्लफ्रेंड को भी लगने लगा, दोस्तों भी, ये तो नल्ला है, कुछ नहीं करता. क्योंकि मेरी दिनचर्या ऐसी थी, मैं सुबह उठता था, खाता था, बुक रीड करता था और फिर सो जाता था. 1 साल तक लगातार ऐसे चलता गया. ओके. लेकिन उसके बाद मेरे हाथों में सही किताबें आई, सही लोग आए, सही लोगों को सुनना चालू करा. बहुत सुना, बहुत जाना, बहुत समझा. उसके बाद घर से बाहर निकला, घूमने का शौक था, थोड़ा घूमा, उससे भी अनुभव लिया. लेकिन एक होता है ना कि एक टाइम आता है कि इंसान भीतर से बहुत बेचैन, बहुत परेशान, बहुत दुखी होता है, छटपटा रहा होता है. मैं भी छटपटा रहा था. तो उसी छटपटाहट का मुझे कोई ऐसा वो नहीं मिल रहा था कि मैं कैसे इसे बाहर आ पाऊं, कैसे इसे बाहर निकल पाऊं. तो मुझे लगता था कि मैं अच्छे कपड़े पहन लूंगा, अच्छी शॉपिंग कर लूंगा तो उससे ये ठीक हो जाएगा. तो मैंने वो करके देखा, नई चीजें ठीक हुई. फिर मुझे लगा कि मैं अच्छी बाइक से इधर उधर गेड़ी मारूंगा और थोड़े लड़कियां पटा लूंगा तो उससे सब ठीक हो जाएगा. नहीं हुआ. गर्लफ्रेंड भी बन गई, बाइक में गेड़ियां भी मारने लगा, मैं कपड़े भी अच्छे पहनने लगा, लेकिन चीजें सही नहीं हुई. फिर और चीजें बढ़ती गई, और क्या कर लूं, और क्या कर लूं. ओके. फिर ये हुआ कि जिम ज्वाइन करता हूँ, बॉडी बनाता. जिम ज्वाइन की, फिट किया खुद को, फिर भी चीजें नहीं ठीक हो रही थी. तो एक दिन बहुत ऐसी तड़प थी भीतर और रात में नींद नहीं आ रही थी. ओके. तो फिर पहली बार ऐसे लगा कि कुछ लिखता हूँ. ओके. और मैं 2-3 घंटे लिखता गया.
ओके। और मैं लिख के भूल गया 2-3 दिनों के लिए, लेकिन जब 2-3 दिन बाद याद है मैंने उस दिन कुछ लिखा था, वो चीज पढ़ के मुझे खुद ही नहीं विश्वास हुआ कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ। बाप रे। फिर मुझे लगा कि ये, और वो 2-3 घंटे मैंने लिखे थे, तो कैसे 2-3 घंटे बीत गए थे लिखते लिखते पता नहीं चला। तो मुझे लगा ये मेरे दिल का काम है, मैं ये कर सकता हूँ। और फिर मैं धीरे धीरे जानता गया, समझता गया, चीजों को ऑब्जर्व करता गया। हर कोई किताबें पढ़ता है, फिर विवेकानंद को पढ़ता है, फिर थोड़ा आगे बढ़ता है, ओशो को पढ़ता है, ओशो को जानता है। फिर ओशो से भी बिगिनर्स के लिए ओशो ठीक है, फिर जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आपको जय कृष्णमूर्ति के पास जाना पड़ेगा। अच्छा। मैं भी जाता गया। फिर मैंने देखा कि कहाँ पे लूप होल है। अच्छा। वो जब बता रहे हैं 1980s में बता रहे हैं या 1930s में बता रहे हैं, वो वहां की जनरेशन के लिए बता रहे हैं। करेक्ट। हमारे लोग अलग है, हमारी जनरेशन अलग है, हमारे सोचने की क्षमता अलग है। तो फिर मैंने अपने बुक में सोचा कि मैं उनके तरीके से लिखूं। अच्छा, मतलब जो अभी हम न्यू जनरेशन जो चैलेंज फेस कर रहे हैं, उसको कैसे टैकल करना है, उसको कैसे सॉल्व करना है, उससे कैसे बाहर निकलना है। जैसे आपकी खुद की पर्सनल जर्नी है कि आपको लग रहा था कि मैं कहीं फंस गया, मैं रुक गया हूँ, अंदर से एक फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। नाइस, सही बात है। काफी मतलब सोचने वाली बात है। बहुत ही गहरा विचार किया आपने कि नहीं, मुझे एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। एक्चुअली पता है, यहाँ पे मैंने एक चीज ऑब्जर्व भी किया, बहुत से लोगों को ऐसा होता है, मुझे भी होता है, बट कुछ लोग उसको ठीक है मतलब सह लेते हैं, जैसा है वैसा कर लेते हैं। बट यू टूक अ डिफरेंट स्टेप, आपने थोड़ा अलग सोचा। आपने सोचा कि नहीं, मुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो मुझे चाहिए वो जैसा नॉर्मल लोग चल रहे हैं उसमें नहीं रहना है। मुझे जो नॉर्मली सेम करिकुलम, सेम जो एक प्रॉपर जो हमारा सोसाइटी का साइकिल बन चुका है, उसमें नहीं फंसना है। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस जो आपने यहाँ पे रखा है, उसको ब्रेक करना है। जो स्टीरियोटाइप बन चुका है सोसाइटी में, उसको ब्रेक करके खुद का एक कैसे इंडिविजुअल आइडेंटिटी या खुद को सेटिस्फेक्शन कैसे मिले। जैसे फिर आपको आपका खुद का टैलेंट पता चला कि नहीं भाई, लिखना इज माय पैशन। जहां पे मैंने अध्यात्म के ऊपर आपने लिखा, आपने स्पिरिचुअलिटी के ऊपर लिखा है, आपने मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर लिखा है। So that's literally a remarkable and great achievement. Good. तो इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैं थोड़ा मेरे ऑडियंस के बारे में बताता हूँ। मेरे ऑडियंस मोस्टली स्टूडेंट्स है, फ्रेश टेक डेवलपर्स है, और ये पर्टिकुलर पॉडकास्ट में समझ सकता हूँ टेक ओरिएंटेड नहीं है, बट यहाँ पे हम ये समझेंगे कि यूजिंग स्पिरिचुअलिटी, यूजिंग मेंटल स्ट्रेंथ, यूजिंग ऑल द साइकोलॉजी, कैसे हम हमारे डेली लाइफ के जॉब को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे हमें रेगुलर हम जॉब करते हैं, काफी फ्रस्ट्रेशन होता है, बॉस चिल्लाता है, टास्क ऐसे कंप्लीट नहीं होता है, उसका कैसे सोल्यूशन है। एज अ स्टूडेंट मल्टीपल असाइनमेंट्स होते हैं, सेमेस्टर पे ऊपर सेमेस्टर होता है, लाइक मिनी प्रोजेक्ट्स बनाना है, बहुत सारी चीजें होते हैं, चैलेंजेस है डे टू डे लाइफ में, तो उसका कैसे टैकल करना है। और अर्ली डेवलपर आप हो तो टेक नया होता है, समझ में नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करे, बॉस बोलता है अरे भाई तुझे ये भी चीज नहीं आती, तो उस सारी चीजों को भी कैसे टैकल करना है वो हम रौनक जी से समझेंगे और उनसे एडवाइस लेंगे कि ये सारी चीजों को कैसे सिंप्लीफाइड कर। और जॉब भी कोई अलग चीज नहीं है, वो भी मन से ही निकल के एग्जैक्टली मन नहीं सही रहेगा तो तुम कुछ भी काम करोगे कैसे ही ठीक करोगे। ट्रू। तो मेरी लंबी फैमिली है, बहुत जने लोग हैं, तो मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स रहते थे। तो मैं छोटा रहता था, घर में बहुत भीड़ भाड़ रहती थी कि बुआ के लड़के हैं, इनके लड़के हैं, और मम्मी के बुआ के लड़के, मामा, ये सब बहुत मिल के रहते थे। तो मैं ये देखता था कि जब वो छोटे हैं, 17-18 साल के हैं, तब वो कितने अच्छे हैं, वो कितने इनोसेंट हैं, राइट। उनका बिहेवियर कितना अच्छा है, बस निश्चल है, ऐसा उनके भीतर कोई छल कपट नहीं, एकदम स्वाभाविक है, एकदम प्योर है उनका, वो प्योर है ना। हाँ। उनसे मिल के, उनके साथ बात करके, उनके साथ बैठ के बहुत मजा आ रहा है। मेरा कैसे पूरा दिन बीत जाता है इनके साथ मुझे पता नहीं चलता। लेकिन 1-2 साल जैसे बीतता है, मैं जब 10 साल का था तब की बात बता रहा हूँ, तब वो 17-18 साल के थे। अच्छा। मैं जब 15 का हुआ तब वो 24-25 के हो गए। फिर वो भी उसी भीड़ चाल में भागने लगे कि मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो वो जब जॉब करने के बाद और 2-3 साल ये शहर वाली लाइन में घुसने के बाद, कॉर्पोरेट में जाने के बाद मिलते, तो उनके भीतर और हो सकता है कि उनका ड्रेसिंग सेंस बदल जाता, उनके पास पैसे आ जाते, लेकिन उनकी इनोसेंस खो जाती। वो ऐसा कह सकते हैं कि वो पत्थर के हो जाते, है ना। उनके भीतर कोई इमोशन नहीं होता। आप खुद भी कॉर्पोरेट में हो, बैंगलोर में हो, देख ही रहे हो। आप भी जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसको कुछ मतलब नहीं है कि आप क्या हो, कौन हो, क्या नहीं, प्रॉफिट लाके दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। ट्रू, अल्टीमेट तो वही
सच है। मैंने हॉस्पिटैलिटी में देखा है, थोड़ा बहुत मैंने काम करा कि इंसान की कैसी सिचुएशन है ये फाउंडर नहीं जानना चाहता। वो कैसे कैसे अड़चनों से गुजर रहा है या उसके जीवन में क्या चल रहा है, कितना स्ट्रगल है, चैलेंजेस, और हो सकता है वो 2 दिन का समय मांग रहा है उनसे, वो नहीं देंगे बराबर है। तो ये लाइन इंसान को पत्थर बना देती है। तो मैं जब इतना मुझे समझ में आने लगा था 14-15 साल की उम्र से, तब मेरा एक लक्ष्य था, कुछ भी हो जाए जीवन में, कुछ भी, पत्थर नहीं बनना है। सही बात है, पत्थर नहीं बनना है यार, वेरी वेरी सही बात है। सो वो एक अंदर से आया कि नहीं, जो बाकी लोग बन रहे हैं, जो इनोसेंस है कहीं ना कहीं आगे जाके लोग खो देते हैं। हाँ, जब तक जी रहा हूं तब तक इनोसेंस नहीं मरनी चाहिए मेरी, इनोसेंस नहीं मरनी चाहिए। वो मर गई तो फिर मैं इंसान ही नहीं हूँ। सही बात है, तो मैं लाश हूं ना। फिर लाश में और इंसान में क्या ही फर्क। तो एक्चुअली पता है रौनक जी, इसी वजह से हर बार बोलते हैं कि जब इंसान बड़ा होता है ना, या कभी वो बाप बनता है या उससे भी ज्यादा बड़ा बनता है, तो पत्थर हो जाता है, तो उसके इमोशंस दिखते नहीं है। राइट। लड़के रोते हैं बट उनका जो इमोशंस है वो दिखाते नहीं है, वो अंदर के अंदर घुट के अपना ये कर लेते हैं। गलत है, वो गलत है, कहीं ना कहीं पे गलत है, बट सोसाइटी तो ऐसी ही चल रही है। तो आपको बदलना है सोसाइटी को, बदलना है। वही उसी पे आ रहा था। तो आपको क्या लगता है इसके, मतलब एज अ लेट्स से अभी हमारे जो नए जनरेशन है, एज अ यंग यूथ को क्या मैसेज देना चाहिए, या उनको क्या कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए टू ब्रेक दिस स्टीरियोटाइप? आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर? इसको और लंबा खींचेंगे, यस, एक्सप्लेन करेंगे तोड़ के, लेकिन एक शब्द में अगर इसका जवाब दिया जाए तो ये अपनी इनोसेंस मत मरने दो। कुछ भी खो दो, कुछ भी खो दो, अपनी सिंप्लिसिटी मत मरने दो, जैसे हो वैसे रहो। सिंपल सी बात है, किसी और के लिए मत बदलो। राइट। क्योंकि हम जैसे जाते हैं तो हम अब खुद को कॉर्पोरेट जैसा जाता है वैसा शेप कर लेते हैं कि हाँ वो बोल रहे हैं मुझे ऐसा करो तो ठीक है वैसा करेंगे। अगर कोई और काम कर रहे हो तो वो जैसे उनकी डिमांड होती है हम वैसे बन जाते हैं। राइट। तो अल्टीमेट है कि जो तुम्हारी प्योरिटी है वो प्योरिटी रखनी चाहिए, सिंपलिसिटी रखनी चाहिए। तभी तक तुम इंसान ही हो जी, तब तक तुम हो सकता है तुम 22 साल के हो, तुम्हारी इनोसेंस मर गई, तुम्हारी प्योरिटी मर गई, तो तुम लाश हो। और हम एक एग्जांपल मैं देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कि जैसे गवर्नमेंट लगी रहती है पूरे साल की जीडीपी कैसे बढ़ाए, जीडीपी कैसे बढ़ाए, जीडीपी कैसे बढ़ाए, लेकिन नेचर ही खत्म हो जाएगी, धरती खत्म हो जाएगी कि तुमने जीडीपी बढ़ाने के चक्कर में सारे जंगल सारे रिसोर्सेज खत्म कर दिए। तो वही जब खत्म हो जाएगा तब उस जीडीपी का क्या महत्व रह जाएगा? कुछ महत्व नहीं रहेगा। ऐसे ही हो सकता है कॉर्पोरेट में तुम बहुत ज्यादा पैसे बना लो, राइट, बाहर से दिखा लो कि तुम प्राइवेट जेट से उतर रहे हो, यॉट में बैठ रहे हो, पीछे 10 लड़कियां हैं, एकदम ट्रू तगड़ी लाइफ स्टाइल है। ट्रू। लेकिन भीतर तुम खोखले हो, भीतर तुम बहुत मैले गंदे हो, पत्थर हो, कि समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा होता है ना कि कभी कभी होता है भूख बहुत लगी होती है पर हमारे सामने कोई और भूखा आ जाता है तो हम बोलते हैं कि 2 रोटी एक इसको दे देते हैं। तो जब इनोसेंस मर जाती है तब वो आदमी सोचता है कि 2 रोटी तो मैं दूंगा ही नहीं इसको, जो वो भूखा तो है लेकिन उसके पास शर्ट पैंट है वो भी छीन लेता हूँ, कपड़े है ना वो भी छीन लेता हूँ। तो ये वाली लीक है वो। और कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज, कोई भी फाउंडेशन ये पढ़ा ही नहीं रहा है, ये बता नहीं रहा है। कॉलेज में भी वही पढ़ाई हो रही है जिससे तुम आउटपुट लेकर आ रहे हो। करेक्ट, कंप्लीटली। कॉलेज में तो अभी आजकल ऐसा हो गया है कि ये आपका को करिकुलम है, आपको करना ही पड़ेगा, एकेडमिक से असाइनमेंट है, मार्क्स आने चाहिए, नहीं आए तो फिर वापस री एग्जाम दो। मतलब फोकस पूरा मार्किंग गेम पर ही है। अगर आपको मार्क्स नहीं आ रहे, पता नहीं, भले आप उसको फिर कॉपी करके लिखो या रट्टा मार के लिखो, कैसे भी लिखो, बट अल्टीमेटली कि मार्क्स आने चाहिए। डजंट मैटर आपको कितना समझ में आता है, क्या आता है, बट कुछ रीजन है ना उसका। बाहर ऐसी इंडस्ट्री खड़ी कर दी गई है, उसके लिए एम्प्लॉय चाहिए। तो यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में वही मतलब वही पढ़ाया जाएगा जो उस एम्प्लॉय को काम में आएगा, कॉर्पोरेट को। करेक्ट, सही बात है, सही बात है। सो थोड़ा हटके बात करते हैं, यहाँ पे हमें चैलेंजेस तो बहुत समझ में आए। सो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जाते हैं कि उसको कैसे ब्रेक किया जाए, हमारे क्या छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिसको हम खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं एज अ यंग यूथ। जैसे हमारे ये जो स्टीरियोटाइप से बाहर कैसे निकला जाए, सिंपल सी बात है, क्या स्टेप्स लेने चाहिए एज अ यंग? मुझे ऐसा लगता है कि तो जो हमारा भारत है वहां पे 10% ही ऐसे लोग हैं जिनको अच्छे कॉलेज में पढ़ने का मौका मिल रहा है, अच्छी शिक्षा लेने का मौका मिल रहा है और वो अच्छे से पढ़ भी रहे हैं। ट्रू। और अच्छी जगह पे रहने का और सारी सुविधाएं मिल रही है। 90% ऐसे लोग हैं जो काम चला रहे हैं,
आप ये देख रहे होगे, पढ़ रहे होगे कि सुनाई दे जाता है कि इंडिया की लिटरेसी रेट तो 80% हो गई है, ये हो गया। करेक्ट। लिटरेसी रेट का ये मतलब है इंडिया में कि उनसे साइन करने आने लगा है। अच्छा, that's तो बस हाँ, कि वो बैंक में जाके साइन कर लेते हैं, तो उनको आता कुछ नहीं है, आता कुछ नहीं है, स्किल उनके पास कोई नहीं है। तो फिर तुम्हें खुद ही जानना पड़ेगा, खुद ही समझना पड़ेगा, क्योंकि जो छोटी कॉलेजेस हैं, जो छोटी जगह हैं, वहां पे प्रोफेसर भी वही हैं जो छोटी जगह से निकले हैं, उनका भी माइंडसेट वैसा ही है। वो आते हैं, तुम्हें कुछ टेक्स्ट बुक से रिलेटेड बताते हैं और चले जाते हैं, है ना। करेक्ट। कि कोई आ रहा है, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, बता के चला जा रहा है, और तुम हो सकता है कि कल को तुम्हें उससे रिलेटेड जॉब मिल जाए, लेकिन तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है वो तो तुम्हें खुद ही तलाश करना पड़ेगा, खुद ही सर्च करना पड़ेगा, खुद ही जानना पड़ेगा। और कैसे जानोगे ये भी बता देता हूं कि बहुत से पहले भी ऐसे लोग हो गए हैं जिनके भीतर तुम्हारी वाली इमोशन आ चुके हैं, उन्होंने वो खोज कर दी है, उन्होंने वो अवलोकन करा है, उसके बारे में कुछ लिखा है ना, कुछ वीडियोस छोड़े हैं, उनके पास जाओ, उनसे अपने सवालों के जवाब मांगो, वो देंगे। हो सकता है वो पूरी तरह से ना दे पाए, लेकिन वो देंगे। एटलीस्ट एक आपको लिंक मिलेगी कि कैसे क्या स्टार्ट करना या कहाँ से ये करना। एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ। जैसे मैं और आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहां सोशल साइंस पढ़ाई जा रही है, हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, एक 8th 9th में लड़का है, बिल्कुल, वो पढ़ के निकल रहा है, 12th तक उसने सब कुछ पढ़ लिया, साइंस पढ़ ली, मैथ पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन 12th के बाद उसका दिल टूटा, अब उसका कलेजा फटा जा रहा है। हाँ। ये उसको किसी ने पढ़ाया ही नहीं है कि जब कलेजा फटेगा तो तुम्हें क्या करना है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ। तो साइंस उसके काम में आ रही है, उसका पेट पालने के लिए, कि उसने जो स्कूल में पढ़ा है, उसने जो कॉलेज में पढ़ा है, उससे उसको जॉब मिल जाएगी, लेकिन उसका कलेजा फटा जा रहा है, कुछ सोसाइटी में बुरा हो रहा है, उसको देख के उसके भीतर आग लग रही है। इन सब को कैसे वो टैकल करेगा, इन सबसे कैसे वो बाहर आएगा, ये कोई पढ़ा नहीं रहा है, ये कोई बता नहीं रहा है। वेरी वैलिड पॉइंट, सही बात। तो ये बताने के लिए बहुत से लोग हुए हैं, उनको अब कृष्ण है जो भगवत गीता में यही बता रहे हैं भाई, राइट। कि उस टाइम पे अर्जुन ने जो पढ़ा है, वो मान लीजिए PhD करा हुआ है, इतनी नॉलेज है उसके पास, करेक्ट, ठीक। उस PhD से वो अपने सवालों के जवाब नहीं ढूंढ पा रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है कि मुझे तो अपने परिवारजनों को देख के बुखार चढ़ा आ रहा है। करेक्ट। मेरा शरीर जल रहा है, और ये किताबों ने पढ़ाया नहीं है उसको, ये पढ़ाएंगे कृष्ण। तो कृष्ण के पास जाओ, और जो उनके जैसे महापुरुष हुए हैं उनके पास जाओ। करेक्ट। मेरे पास भी आ सकते हो। सही है, आपको थोड़ा अनुभव है तो आप इसीलिए हम आपके पास में आए हैं। मजाक कर रहा हूँ, आप कृष्ण के पास ही जाओ, वो ज्यादा नहीं, कृष्ण को तो हम ऑफ कोर्स सुनेंगे ही भगवत गीता के द्वारा। देखो, ऐसा नहीं है कि हम कृष्ण को नहीं सुन सकते हैं, राइट, सुन सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, बट वो आपको पहले उतनी आपकी खुद की एलिजिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी उनसे बात करने की। दैट्स आल्सो वन थिंग, बट चलो ये थोड़ा सा साइड टॉपिक है, इसके ऊपर बाद में जाएंगे। और मेरा मानना है कृष्ण हमेशा है। यस, बिल्कुल है। वो कभी किसी और रूप में आता है, किसी और रूप में। आज आपको कृष्ण मिलेंगे तो ऐसे ही मिलेंगे, वो अच्छी ब्रांडेड जैकेट पहने रहेंगे। वो ये थोड़ी कि आज वो मुकुट लगा के आएंगे, वो आज जैसे लोगों के हिसाब से आएंगे। ट्रू। तो अगर कोई अभी ऐसा कोई मिले, बहुत से जैसे फ्रॉड चलता रहता है, हमारे भारत में सबसे ज्यादा चलता है, गुरुओं का सबसे ज्यादा फ्रॉड है। तो आज जो कृष्ण मिलेगा, फ्रॉड कैसे पहचानते हैं वो पहले बता देता हूँ। आज अगर कोई मिल रहा है जो 5000 साल पहले वाली ड्रेस पहना हुआ है, 5000 साल पहले वाली वेशभूषा बनाया हुआ है, उससे बच जाओ भाई। जब चीजें बदल गई, तुम आ रहे हो रेंज रोवर पे और खाना अलग थाली पे खा रहे हो, आज वाली थाली पे, चीजें आज वाली कर रहे हो, लेकिन वस्त्र धारण कर रहे हैं वो वाले, लुक अपना वेशभूषा बनाया हुआ है 5000 साल पहले वाले। ऐसे लोगों से बच के रहो, क्योंकि आज भी जो आज का जो कृष्ण आएगा वो आज की तरह आएगा, उसका ड्रेसिंग सेंस भी आज की तरह होगा, उसकी बातें भी आज की तरह होंगी, उसके अनुभव भी आज की तरह होंगे। सही बात है, मेरा ये मानना है। हो सकता है मैं गलत हूं। नहीं, अपना अपना अनुभव है, अपना अपना मत है। हम यहाँ पे सिर्फ मत रख रहे हैं, हम किसी भी थोप नहीं रहे, किसी पर थोप नहीं रहे, ना ही एग्जिस्टिंग चीजों को डिसएग्री कर रहे हैं, और बातें मानने की जरूरत भी नहीं है। नहीं, एग्जैक्टली। हमारी बात आप सुनो, अच्छी लगी तो ठीक है, हमारी बातें सुनो, सोचो, अगर ठीक लगे तो उसको ले लो, और नहीं ठीक लगे तो लात मार के बाहर करो, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरत, कोई एग्जैक्टली, क्योंकि हम यहाँ पे कोई कॉन्ट्रोवर्सी भी नहीं करना चाहते। सिंपल सी बात है, हम अपना अपना मत रख रहे हैं
कि क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है आजकल के दौर के हिसाब से। That's what exactly हमारे पास लड़ने के लिए बहुत बड़े बड़े युद्ध हैं, तो हम छोटी चीजों में नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल ही। सो कृष्ण के पास जाता है वापस। तो जैसे हमने सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे डिस्कस की, आपने बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल दिया। अर्जुन जी थे वहां के सबसे स्कॉलर्ड एकदम योद्धा थे, राइट उस टाइम के योद्धा भी थे और हर एक चीज योद्धा भी थे, और वो निपुण थे पूरी तरह से, सारे शस्त्र वेद सब कुछ आता था उन्हें, राइट। तो यहाँ तक उन्होंने भगवान शिव के साथ में भी युद्ध किया और उनको तृप्त कर दिया युद्ध करके। वो उनकी लेवल थी। बट जब वो युद्ध में उतरे तो वो भी फेल हो गए, वो समझ नहीं पाए कि अब मैं क्या करूं या ना क्या करूं। तो आपने एक बहुत ही प्यारी चीज बताई कि जो हमारा को करिकुलम है, जो हमारा एकेडमिक्स है, वो हमें हमारे मेंटल स्ट्रेंथ को कैसे इंप्रूव करे या ऐसे एक इमोशनल सिचुएशन को कैसे टैकल करे, हैंडल करे, वो नहीं सिखाता है। राइट। तो उसको कैसे सीखा जाए, या अभी के दौर में, वो तो हो गया पास्ट, बट अभी हमारी जनरेशन तो नहीं समझती है भगवत गीता, बहुत ही कम लोग पढ़ते हैं उसको। तो आपके क्या सजेशंस रहेंगे या क्या छोटे छोटे स्टेप्स हो सकते हैं टू इंप्रूव मेंटल स्ट्रेंथ? जैसे मैंने पहले ही बताया कि बहुत से महापुरुष हो चुके हैं, राइट। ठीक, हम कृष्ण से चालू कर सकते हैं। Okay. उनके नीचे बहुत से महापुरुष हो चुके हैं। बिल्कुल। अभी के टाइम पे ले सकते हैं तो बिगिनर सोर्सों को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। उनकी डॉक्यूमेंट्रीज हैं भगवत गीता पे, और कमेंट्री है क्या कहते हैं इस पे, अष्टावक्र गीता पे, और बहुत सारे ग्रंथों पे। अभी आ सकते हैं तो एक डॉक्टर सिन्हा करके हैं, प्रोफेसर डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा, वो उन्होंने बहुत अच्छा बनाया, बिगिनर्स के लिए वो भी अच्छे हैं। Okay. विवेकानंद को पढ़ सकते हो। मैं ये कहता हूं, आप सर्च कर लोगे चैट जीपीटी, 10-20 महान लोगों का नाम सर्च करोगे, आ जाएगा, उनकी लिस्ट बना लो, और उन्होंने क्या लिखा है, क्या बोला है, और क्या वीडियोस छोड़ के गए हैं, क्या किताबें छोड़ के गए, उनके पास जाओ। मैं ऐसे कहता हूं कि वो बहुत महान लोग थे, वो प्रेम बस आपसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए अपनी चीजें आपके पास छोड़ के गए। राइट। उनको वो नहीं छोड़ते, फिर भी वो बहुत खुश थे। राइट। उनको ना कोई बेचैनी थी ना परेशानी थी, लेकिन वो आपका दुख उनसे देखा नहीं जा रहा था। वो इनोसेंस थे, वो पत्थर नहीं बने थे। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड को पत्थर नहीं बना पाया था। करेक्ट। इसीलिए प्रेम बस आपके लिए उन्होंने कुछ चीजें छोड़ के गई है। जैसे भगवत गीता कृष्ण ने प्रेम बस दे के गई हमें। करेक्ट। तो ऐसे ही बहुत से लोग हैं, उनकी बहुत सी किताबें हैं, उनके पास जाओ, उन लोगों के पास जाओ, उनको पढ़ो, चीजें अपने आप खुलती जाएंगी। ओके। और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आप और जितने गहरे जाते जाओगे तो गहरे लोग आपको मिलते जाएंगे। क्योंकि आप क्यूरियस होते जाओगे, आपकी जिज्ञासा बढ़ती जाएगी, आप खुद ही ऐसे लोगों को ढूंढ लोगे, और जब आप ढूंढते जाओगे आपके सवाल भी वहीं से आपके जवाब आते जाएंगे। ओके। तो मुझे पहली चीज समझ में आई कि हमें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ना चालू करना चाहिए। राइट। कोई तो भी अपना फॉलोअर बनाओ, जिससे आप उसको पर्टिकुलर इंडिविजुअल को समझ सकते हो, पढ़ सकते हो उनके बारे में, वो क्या बता रहे हैं, उनको फॉलो करो। राइट। उनके रूल्स जैसे रेगुलेशन। थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा। हाँ, श्योर। कि हर कोई किताब पढ़ने का शौकीन नहीं होता, पढ़ भी नहीं पाता। हो सकता है वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, उसका IQ बहुत तेज हो, लेकिन किताब पढ़ने में उसका बिल्कुल भी मन ना लगता हो। वो ऐसा होता है। 3 तरह के लोग होते हैं। आपकी ऑडियंस कैसी है और लोग अलग अलग हैं, वो कैसे मैं बताया। 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो पढ़ के बहुत जल्दी सीखते हैं। वो पढ़ेंगे, वो तुरंत उस चीज को अपने भीतर उतार लेंगे। उनको वो कुछ देखते हैं या फिर कुछ सुनते हैं तो उनको कम समझ में आती है पढ़ने के अगर पढ़ने से कंपेयर करें तो। दूसरे वो होते हैं जो देख के सीखते हैं। इसीलिए ऐसे नाटक बनाए गए, थिएटर बनाए गए, पहले ये सारी चीजें होती है। वो मूवी देख के, वीडियो देख के वो सीख लेंगे। एक तीसरे होते हैं जो पढ़ के भी नहीं सीख पाते, मतलब कम सीखते हैं, और देख के भी कम सीखते हैं, सुन के वो ज्यादा सीखते हैं। सुन के ज्यादा, जैसे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर ले। यस। तो क्योंकि नहीं, स्टोरी टेलिंग एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा स्किल सेट। बहुत से होते हैं ना कि मैं वीडियो नहीं देख पाता, लेकिन ऑडियो बुक की मैं लगाए रहता हूँ कान। एक्चुअली एंशिएंट, मतलब पहले के दौर पे हमारे जो बुजुर्ग हमें कहानियां समझाते थे, कहानी सुनाते थे, तो वो सुन के एक अलग से हमारा पूरा वेद ही है, उसको श्रुति बोला जाता है। यस, श्रुति। वो सुनकर ही श्रवण किया। राइट। सुनकर ही पूरा वो ज्ञान उनका बढ़ गया। तो इंसान 3 में से कौन सा वाला है, ये उसको खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मैं कौन सा हूं। फिर उनमें से जो हो तो उनके पास चले जाओ,
अगर तुम पढ़ सकते हो तो डायरेक्ट उन ग्रंथों के पास जाओ, उनको पढ़ो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो तुम उनकी वीडियोस देखो जो महान लोग हुए हैं, या फिर ऑडियो बुक उनकी सुनो। ऐसा कर सकते हैं। नाइस नाइस, सही है, बढ़िया है। तो मैं थोड़ा मेरा भी बता देता हूँ व्हाट आई यूजुअली डू, क्योंकि मुझे तो ग्रंथ इतने मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाता हूँ राइट, समय के हिसाब से, क्योंकि हमें हमारा काम भी करना होता है, सो एंड सो फॉर चीजें, राइट। तो बट फिर भी मैं थोड़ा प्रैक्टिस करता हूँ कि हम एटलीस्ट वेजिटेरियन रहना चाहिए, एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है। वेज खाना, क्योंकि आहार तुम्हारा बहुत ज्यादा मैटर करता है तुम्हारे मेंटल स्ट्रेंथ को या तुम्हारे पूरे बॉडी को, कैसे हार्मोन्स क्रिएट होता है, कैसे वो एनर्जी क्रिएट करता है। तो दैट्स व्हाट आई फील। मैं थोड़ी सी चीज फॉलो करता हूँ कि एटलीस्ट वेज और थोड़ा शुद्ध खाना खा सको। तो मैं वीगन हूँ। अच्छा, सही है। मैं वीगन हूँ, लेकिन मैं एनर्जी वगैरह को नहीं मानता। अच्छा, बहुत सारे तर्क वितर्क, और एक आप देखे होंगे वेज और नॉन वेज का डिबेट बहुत लंबा है। अच्छा। और बहुत ज्यादा चलता रहता है। हाँ, पूरी यूट्यूब भरी हुई है। अच्छा। और भी बहुत से डिबेट भरे हुए हैं। हाँ, कि मांसाहारी अपने तर्क रखते हैं, शाकाहारी अपने तर्क रखते हैं। बराबर है। तो वो तुम तर्क बाद में देखते रहना, सुनते रहना। मैं ऐसा तर्क नहीं देता। मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ। मुझसे कोई बोलता है कि तुम क्यों वीगन हो, क्यों वेजिटेरियन हो, क्यों ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक बकरी का बच्चा है, वो गार्डन में खेल रहा है, ओके, अपनी माँ के साथ खुश है। उसी पार्क में, उसी गार्डन में इंसान का बच्चा भी खेल रहा है अपने पापा के साथ, अपने भाई के साथ, वो भी खुश है। मुझे क्या जल्दी पड़ी है कि मैं जाके उसको काट दूं और खा लूं। तर्क की कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, बस दिल की एक वो सिंप्लिसिटी। अगर तुम पत्थर हो, हर चीज जाके वहीं पे रुकती है। अगर तुम इनोसेंस हो, अगर तुम सच में इंसान हो, तो तुम हर वो गलत चीज से पीछे अपने कदम हटा लोगे। वो तुम्हारा दिल करने का तुम्हें मौका ही नहीं देगा। करेक्ट। तो एक्चुअली अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो कहीं ना कहीं हमें अंदर झांकने की जरूरत है, मुझे ऐसा बहुत जरूरत है कि क्या सच में हम इतने इनोसेंस हैं। जो खाते जाते हैं, वो बस कभी रुक के एक क्षण के लिए भी देखते नहीं है। अगर वो देख ले उनका खाना बंद हो जाएगा, लेकिन वो नहीं, बस वो चलते जाते हैं। और हाँ, जो नहीं भी खाते हैं ना, वो भी सिर्फ अपने इन्वायरमेंट के कारण। अब कोई ब्राह्मण घर में पैदा हुआ है, बचपन से उसको कि किचन में अगर वो मांस, हमारी घर में था कि मांस का नाम लेंगे तो चप्पल उड़ के आती थी, बराबर है, ठीक। लेकिन यही लोग जैसे बाहर निकलते हैं घर में, तो ये बहुत कि हम ब्राह्मण हैं, हम शाकाहारी, ये वो, और शराब और सबाब और कबाब से दूर रहते हैं। लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं, हॉस्टल पहुंचते हैं, अरे चलो चलते हैं, पार्टी तगड़ी, दे दारू, दे ये, दे बियर। तो ये वहां पे तुम्हारी परीक्षा वहां पे आती है। सही बात है कि तुम ऐसे माहौल में भी पहुंच गए, ऐसे लोगों के बीच में भी पहुंच गए। उसके बाद क्या तुम्हारी इनोसेंस जिंदा है? क्या तुम्हें फिर भी दर्द हो रहा है? मुर्गे के आंख से आंसू निकल रहे हैं, तो क्या तुम उस आंसू को महसूस कर पा रहे हो? अगर नहीं कर पा रहे हो और सिर्फ तुम बाचाल हो, सवालों के जवाब बस देते हो, सवालों के जवाब चैट जीपीटी भी देते क्या बात है भाई, क्या बात है। पर वो मुर्गे के रोने पे रोएगा नहीं, वो मेरे भूखे रहने पे पछताएगा नहीं, वो इंसान ही पछता सकता है। इंसान ही, इमोशन सिर्फ इंसानों को है, तो वो थोड़ा संभाल के रखना चाहिए हमारे इमोशंस हमें, और प्रेम भी रखना चाहिए। प्रेम इमोशन से आगे की बात है। प्रेम इमोशन से आगे की बात। अब अगर इसको आप समझना चाहते हो, मैं बिल्कुल इमोशन है कि मोह बहुत ज्यादा, अटैचमेंट बहुत ज्यादा है अपने बाप का अपने बच्चे से। वो सोचता है दिन भर ही मेरे छाती से लपटा रहे, घर में रहे, है ना। अब वो 12th पास कर लिए, उसको पढ़ाई के लिए कहीं दूर जाना है, हो सकता है फॉरेन जाना है, लेकिन वो इतना ज्यादा अटैच है उससे, ज्यादा इतने ज्यादा इमोशन गहन है उसके प्रति, गहरे हैं कि वो छोड़ना ही नहीं चाहता, उसको भेजना ही नहीं चाहता। ये इमोशन अगर रोक लिया तो इमोशन जीत गए। लेकिन इसके आगे चीज आती है प्रेम। इमोशन बहुत है, लेकिन ये जाएगा, ये करेगा वही जो इसके लिए अच्छा है। ये प्रेम है, ये प्रेम, सही बात। इसीलिए ऐसे बहुत सारे हैं कि राधा कृष्ण का ही आप टॉपिक ले सकते हो कि राधे राधे, हाँ बिल्कुल, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, राइट। लेकिन समय की मांग है कि उनको उनसे दूर जाना पड़ेगा। तो वो सारे दर्द, सारी पीड़ा झेल रही है, लेकिन उनको दूर जाने दे रही है। और सेम ऐसा ही कृष्ण भी कर रहा है कि जो जरूरी है वो करेंगे। और इससे आगे बढ़ते हैं तो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हाँ, जैसे आपने ऑडियंस को अपने बता दिया कि आपको पता चल गया कि आपका टैलेंट क्या है, आपका टैलेंट लिखना है ना, आप करने लगे। हमें तो पता ही नहीं चलता हमारा टैलेंट क्या है। हम 40 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, हमें नहीं पता चल रहा है हमारा टैलेंट क्या है, और वो उलझे रहते हैं। टैलेंट एक होता है पैशन, और बहुत से लोग ये सवाल भी करते हैं कि
अपने पैशन को और वर्क लाइफ को एक साथ कैसे करें, अलाइन कैसे करें, ये कभी नहीं होता, ये कभी नहीं हो पाएगा। देखो अब मेरा पैशन है क्या कहते हैं, लिखना, लेकिन घर में आग लगी है और मैं बैठ के अंदर लिख रहा हूँ तो मैं चूतिया हूं ना। तो जैसे अभी क्लाइमेट चेंज है, वो धरती में आग है, राइट है ना। हाँ। लेकिन मेरा पैशन है लिखना और मैं शायरियां लिख रहा हूँ तो मैं चूतिया हूँ। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर धरती में आग लगी हुई है तो मैं अपने लिखने का इस्तेमाल उस आग को बुझाने की तरफ कर सकूं, कि मैं लिख के लोगों को बता रहा हूं कि आग लगी हुई है और कैसे कैसे इसे बुझाया जा सकता है, कैसे कैसे घर से बाहर निकला जा सकता है, घर में जो सदस्य हैं कैसे उनको बचाया जा सकता है। ये उसका यूज हो गया। अब कोई सिंगर है, ठीक, वो बहुत अच्छा गाता है, अरिजीत सिंह है, और धरती में इतने वॉर चल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज से धरती खत्म हो रही है, लेकिन वो गाना गा रहा है मुन्नी बदनाम हुई, तो समझ रहे हो, वो गाने गा सकता है उस ओर भी, करेक्ट, धरती को बचाने के लिए भी गाने गा सकता है। तो एक सही व्यक्ति जो होता है अपने टैलेंट का यूज क्या जरूरत है उसके लिए करता है। जैसे बहुत से पेंटर होंगे, आपने सुना होगा कि वो पेंटिंग बना रहे हैं, उनके भीतर तड़प है, उनके भीतर बेचैनी है, हाँ, वैल्यू प्रोवाइड करवा रहे हैं, वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। जो करंट वेरी बर्निंग प्रॉब्लम्स है उसका एटलीस्ट थोड़ा सा एड्रेस करने के लिए कोशिश कर रहा है, अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है, उनको सॉल्यूशंस दे रहे हैं, उनके ड्राइंग्स, उनकी कला के थ्रू, राइट। ये सारे अभी जैसे स्टार्टअप इंडिया चल रहा है ना, कितने सारे स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, बैंगलोर में कितने खुल गए, यहाँ जो स्टार्टअप खुल रहे हैं ऐसे जिप्टो खुल रहे हैं कि 10 मिनट में तुम्हारे पास पहुंचा दिया कुछ। बिल्कुल, वैल्यू एड नहीं हो रही है, मैं जाके भी ले लेता, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू एड कर रहा है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये लोग कर रहे हैं ना, इनके चैट जीपीटी, इनके आने से कुछ वैल्यू आई ना हमारे जीवन में, करेक्ट, ये होता है। वो स्टार्टअप भी करते हैं फॉरेन वाले, मैं उनकी इस पे तारीफ करता हूँ। हमारे पास ज्ञान पहले था, हम अपने ज्ञान के पास नहीं गए, कभी गए ही नहीं। सो यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि हम ज्यादा अध्ययन करने की जरूरत है। सिंपल सी बात जो मुझे समझ में आ रहा है कि थोड़ा गहरा डीप में जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, खुद को अंदर से एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई व्हाट यू वांट, व्हाट यू आर, व्हाट यू वांट टू बी। वो थोड़े ऐसे कुछ सवाल हमें खुद से पूछने पड़ेंगे जिससे हम आगे कुछ और कर सके जीवन में, राइट, जो हमारा जो स्ट्रेस है और बाकी की सारी चीजों को सिंप्लीफाई कर सके। अक्षय, सवाल सबके भीतर होते ही होते हैं, अच्छा, होते ही होते हैं, है ना, ओके। और लगातार सवाल आवाज लगाते रहते हैं हमें, गुहार मारते रहते हैं कि सुनो सुनो सुनो। हम एक क्षण रुक के मौका ही नहीं देते कि हम उनको सुन लें। जैसे हम शांत बैठे तो ये आ जाता है कि जल्दी से कुछ रील स्क्रॉल कर लो, खाना खा रहे हैं टीवी ऑन कर लो, है ना। हाँ। एक भी क्षण मौका ही नहीं देते कि वो सवाल को हम ठीक से सुन ले। एक बार इंसान सवाल को ही ठीक से सुन लेना, अपने भीतर के सवालों को ही जान लेना, तो आधे जवाब तो सिर्फ सवाल जानने से मिल जाते हैं। जैसे आप ब्लॉकचेन डेवलपर हो, यस, ठीक, मेरा फील्ड बिल्कुल अलग है, राइट, हालांकि हम हिंदू हैं, हमारा रिलीजन, राइट, कोई मुस्लिम होगा, कोई किसी और कास्ट का होगा, कोई कुछ और मानता होगा, कोई नास्तिक होगा, करेक्ट। आज फॉरेन में तो बहुत सारे एथिस्ट होते जा रहे हैं, ठीक, सबके ड्रेसिंग सेंस भी अलग होंगे। अफ्रीका वाला अलग कपड़े पहना होगा, हम अलग पहने हुए हैं, अमेरिका का अलग पहना होगा, हम अलग भाषा का यूज कर रहे हैं, हम हिंदी बोल रहे हैं, हाँ। तमिलनाडु में लोग तमिल बोलते होंगे, करेक्ट, फ्रांस में लोग अलग बात बोलते होंगे, बिल्कुल। लेकिन एक चीज है जो हमें अलाइन करती है, एक चीज है जो हमें जोड़ के रखती है। सब बेचैन है, सब दुखी है, सही बात सब है, परेशान है, सब परेशान है ना, सब उलझे हुए हैं। ये सवाल हर एक चीज का है, ये सवाल धरती के हर एक इंसान का है। कुछ होते हैं उसको भूलने में बहुत ज्यादा अंदर घुस जाते हैं, है ना, कि वो रोज क्लब जा रहे हैं, रोज पब जा रहे हैं, उनको मौका ही नहीं मिल रहा है। करेक्ट, थोड़ा सा भी वो अपने को खाली छोड़ते हैं, वो सवाल उनको खाया जाता है, तो जल्दी से 2 पैक फिर से ले लेते हैं। और कुछ होते हैं कि वो दुख सह लेते हैं, बेचैनी सह लेते हैं, लेकिन अपने सवाल आने देते हैं, अपने सामने आने देते हैं। और जब सवाल सामने आ जाते हैं तो कैसे उन्हें ढूंढना है, कैसे उनकी तलाश करनी है, कैसे कहाँ उनके जवाब मिलेंगे, वो खुद ही इंसान ढूंढ लेता है। ओके, मेरा ये मानना है। परफेक्ट, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सो काफी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं हम यहाँ पे, और
काफी कुछ नई चीजें समझ में आ रही मुझे, और मुझे भी लग रहा है कि मुझे भी थोड़ा अपने सवालों को सुनने का मौका देना चाहिए और खुद को और अच्छे से समझना चाहिए। तो इस पॉडकास्ट को रैप करते हुए थोड़ा आपका क्या सजेशंस रहेगा हमारे ऑडियंस के लिए, कि एटलीस्ट कुछ ऐसे टिप्स या सिंपल थॉट्स जो स्टूडेंट्स को या हमारे अर्ली डेवलपर्स को फॉलो करने चाहिए? सबसे पहले अगर ये लग रहा है, और मुझे ये लगता है 100 में से 98% को मंडे से लेके फ्राइडे तक ये लगता होगा, हाँ, कंपनी चेंज करनी है। ओके, या तो मैनेजर को गाली देते रहते हैं हाँ, मंडे से फ्राइडे तक, हाँ, या फिर नौकरी छोड़ के चाय की दुकान खोलिए, या कुछ ना कुछ ऐसे करना है। हाँ, ये 100 में से 98% का ऐसा रहता है सेम, मंडे से फ्राइडे तक। हाँ, लेकिन फ्राइडे नाइट को कोरमंगला चला जाता है आदमी, कोरमंगला जाके भूल जाता है, हाँ, और संडे नाइट को फिर से कि अरे कल फिर से जाना है, कल फिर से जाना है। अगर तुम कोई ऐसा काम कर रहे हो और तुम्हें ऐसी भावना आ रही है, लग रहा है, और बार बार कोस रहे हो, बार बार गाली दे रहे हो, इस कंपनी में क्यों हूँ, ऐसे एटमॉस्फेयर में क्यों हूँ, ऐसा काम क्यों कर रहा हूँ, ये काम बदल दूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, ये नौकरी बदल दूंगा सब ठीक हो जाएगा, तो सबसे पहले तो बदल दो। हाँ, ओके, बदल दो। और फिर बदलने के बाद जल्दी से कुछ पकड़ मत लो, खुद को छोड़ दो, क्योंकि तुमने 3 कंपनी 4 कंपनी पहले ही बदल दी है। तुम्हें 4 कंपनी से अगर राहत नहीं मिली है तो तुम कैसे कह रहे हो कि 5वीं से मिल जाएगी? एग्जैक्टली। तो इसीलिए थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक दो, थोड़ा सा। हाँ, ब्रेक बहुत जरूरी है। तुम अभी तक वही पढ़ते आए हो जिससे तुम्हारा पेट पल सके, कैसे तुम्हारा इंक्रीमेंट हो सके, सिर्फ वही चीजें पढ़ते आए हो कि हाँ मेरा नई कंपनी में इंटरव्यू है, मैं ये पढ़ लूंगा तो मेरा 20% ज्यादा हाइक का पैकेज मिल जाएगा मुझे। करेक्ट। रुक जाओ और रुकने के बाद देख लो, भले ही तुम्हें थोड़े पैसे कम मिल जाएंगे, लेकिन बहुत कुछ सही होगा तुम्हारे जीवन में, मुझे ऐसा लगता है। और मेरी ये आदत है, कबीर को जानते हैं, कबीर दास जी को? हाँ बिल्कुल। उनका एक ऐसा दोहा है कि जो ही मन में सवार है माया कहिए सोए। मतलब मन में जो ही सवार है, अगर मन में तुम्हारे कुछ भी सवार है वही तुम्हें चलाया जा रहा है, वही माया है। मन में कुछ भी सवार नहीं होना चाहिए। ओके। तो बहुत लोग स्टक हो जाते हैं एक जगह पे। तो जब मैं गांव जाता हूँ और गांव के लोगों को देखता हूँ तो इतना ज्यादा वो उसी खेत में उसी अपने मेड़ के लिए लड़ रहे हैं, थोड़ी सी जमीन के लिए लड़ रहे हैं कि बाउंड्री एक बीता इधर कैसे बना दिया, कैसे इसको गिराना है, कैसे बगल वाले का मर्डर कर देना है, कैसे सारी जमीनें हड़प लेनी है। वो इस पे अटके हुए हैं और वो गाँव छोड़ना भी नहीं चाहते। उनकी 4 पीढ़ी उसी गाँव में बीत गई और यही कोर्ट कचहरी और खेत, कोई ग्रोथ नहीं, ना उनको कोई नॉलेज है, ना उनके जीवन में कोई ऊंचाई है, कुछ नहीं है। तो मैं जब उनके पास जाता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, तो उनको मैं मोटिवेट करता हूँ कि तुम गलत जगह में हो। कि एक कुत्ता अगर एक जगह पैदा होता है एक बाउंड्री में, वहीं खाता है, हकता है, मूतता है और वहीं मर जाता है। ये कोई जिंदगी है? तुम कुत्ते वाली जिंदगी जी रहे हो, बाहर निकलो, देखो, ये करो। लेकिन जब मैं बैंगलोर आता हूँ, जब मैं दिल्ली जाता हूँ, वहां के जो मेरे दोस्त हैं जो फर्स्ट ईयर सिटी में पैदा हुए हैं और उनको बस यही लगता है कि बस लग्जरी कार से यहाँ जाना है, क्लब जाना है, पब जाना है, ये करना है, फॉरेन के का ट्रिप मार लेनी है, तो मैं उनको बताता हूँ कि ये बस लाइफ नहीं है, लाइफ इसके आगे भी है, यहाँ से भी बाहर निकलो, तुम यहाँ से भी बाहर निकलो। तो मेरा ये कहीं रुको मत, रुको मतलब कोर तुम्हारा रुका होना चाहिए। जब तुम खुद को जान लेते हो, जब इंसान को सेल्फ नॉलेज हो जाता है तो अपने कोर को, अपने केंद्र को जान लेता है। फिर वो केंद्र को पकड़े पकड़े जहां जरूरी होता है वहां जाता है, जो चीजें जरूरी होती है वो करता है और उसको कोई पाप भी नहीं लगता। जैसे कृष्ण झूठ भी बोल रहे हैं, उनको पाप नहीं लग रहा है। कृष्ण छल भी कर रहे हैं, उनको पाप नहीं लग रहा है ना। कृष्ण मर्यादा का उल्लंघन भी कर रहे हैं, उनको पाप नहीं लग रहा है। वो जो है तो रणभूमि से भाग भी जा रहे हैं तो लोग उनका मंदिर बनाए दे रहे हैं कि रणछोड़ है, लेकिन उनको पाप नहीं लग रहा है। तो जब तुम अपने केंद्र को पकड़ लेते हो और उससे नहीं हिलते, मतलब तुम्हारी आत्मा नहीं हिलती है, तो फिर तुम्हें साफ साफ दिखता है क्या सही है, क्या करना है। सही है, काफी वैल्यू है इसमें। सबसे पहले मैं अभी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि 2 चीजें जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके। अगर ये 2 निर्णय सही हो गए इंसान के तो पूरा जीवन उनका सही हो जाता है, सुख से बीतता है। और ये 2 निर्णय अगर गलत हो गए तो बाकी सारे निर्णय अगर सही हो जाए फिर भी नर्क जैसा जीवन बीतता है। ओके। एक विवाह
शादी, और दूसरा तुम काम क्या कर रहे हो। सही बात है। तो विवाह के बारे में आपका क्या कहना है? मतलब मेरा ऐसा सवाल। विवाह के बारे में क्या ख्याल है? विवाह तो करना चाहिए, बट उसकी भी सही उम्र होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से, मेरा ये पर्सनल मानना है, विवाह ऐसे व्यक्ति से करना चाहिए, मेरा पर्सनल मत है ये। हाँ ठीक है। विवाह ऐसे व्यक्ति से करना चाहिए जो आध्यात्मिक हो, जो धार्मिक हो, जिनकी एटलीस्ट उनको पता है फोकस क्या है। मतलब जैसे आपने बोला ना कि आत्मा अगर आपको कॉन्सेंट्रेट हो गया कि तो फिर आप कुछ भी करो आपको पाप नहीं लगता है। तो अगर आपको पता है आपके जीवन में आपको क्या करना है। थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। हाँ sure। धार्मिक और आध्यात्मिक माने क्या आपकी नजर में? ये तो नहीं है धार्मिक का मतलब कि जो लड़की है वो सोमवार का व्रत रखती है सावन में, और या फिर वो डेली मंदिर जाती है, ऐसा करती है? नहीं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जैसे क्या कहते हैं, मंडे से लेके फ्राइडे तक इंसान गाली देता रहता है अपने बॉस को, है ना, और कंपनी बदलने के बारे में सोचता रहता है, और सैटरडे को जाके मंदिर में लड्डू चढ़ा देता है बजरंगबली को, और बोलता है कि मेरी नई जगह पे जॉब लगवा दो। Exactly। हाँ, मैं अभी मेरा बताता हूँ। नहीं, जब मैं धार्मिक या आध्यात्मिक बोल रहा हूँ, मे बी मैं वर्ड्स गलत चूज कर रहा हूँ, बट व्हाट अल्टीमेटली मीन कि ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को प्योरली भगवान के चरण में सरेंडर कर दिया हो, वो भक्ति अंदर से करता हो, किसी को दिखाता नहीं हो। मतलब वो भक्ति अपने खुद के प्योर, मतलब हम जो बाय डिफॉल्ट है, जो मैंने अभी तक सीखा और जो मैंने समझा है, हम ह्यूमंस बाय डिफॉल्ट बहुत गंदे होते हैं। सिंपल सी बात है, जिस तरीके से हमारा सराउंडिंग होता है, हम हमेशा ही गलत रास्ता पहले चूज करते हैं। और अगर आपको खुद को सही करना हो तो आपको खुद को बहुत सारा उसमें एफर्ट डालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आपको सही डायरेक्शन में एक्शंस लेने होंगे अच्छा बनने के लिए। जब आप एक्शंस लेते हो तो वो एक थोड़ा अच्छा डायरेक्शन में जाता है, और आप भक्ति करते हो खुद को अंदर की जो निगेटिविटी होती है उसको सुधार के पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाने के लिए। सो दैट्स व्हाट आई मीन कि आप ऐसी भक्ति करते हो कि खुद को सुधार रहे हो, खुद को पॉजिटिव बना रहे हो, खुद का इस लायक बना रहे हो कि आप भगवान के चरणों में समर्पित हो पाए। सो दैट्स व्हाट आई मीन कि वो ऐसा आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल, आप उसको अभी कुछ भी बोल लो, बट वो उस टाइप का होना चाहिए व्यक्ति, तो उनसे ही विवाह करना चाहिए। और अभी दो तरीके के भी लोग होते हैं यहाँ पे, ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको विवाह करना चाहिए। अगर उनको लगता है कि नहीं विवाह करके कुछ मतलब नहीं है, वो बहुत अलग होता है, पूरे मोह माया से बहुत ही अलग होता है, लाइक कि नहीं हमें कुछ भी नहीं करना है, वो नेक्स्ट लेवल थॉट प्रोसेस होता है, तो उनको नहीं भी करना चाहिए, वो भी एक मेरा मत है। बट जिनके ऊपर लगता है कि नहीं हमारे फैमिली चाहते हैं विवाह हो हमारे मतलब बच्चे का, या हमारी फैमिली ग्रो होनी चाहिए, उनका ऐसा थॉट प्रोसेस होता है, तो फॉर श्योर इंडिविजुअल को विवाह भी करना चाहिए, पर सही इंडिविजुअल के साथ में। मैं इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हाँ। तो जैसे मैंने बता दिया कि दो निर्णय अगर जीवन के सही हो गए तो बाकी अपने आप गलत भी हो गए, फिर भी वो सही, तुम खुश रहोगे। और अगर दो निर्णय गलत हो गए तो जिंदगी ना रखे। तो पहला होता है विवाह। तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि तुम किसी नर्क वाले इंसान को चूज कर लोगे। अच्छा। हाँ। अगर किसी के साथ तुम 4-5 साल बिताए नहीं हो, उसको ठीक से देख नहीं रहे हो, उसको समझ नहीं रहे हो, जान नहीं रहे हो, और बच जा रहे हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि तुम गलत ही निर्णय ले रहे हो। वो तुम्हारा जीना आराम कर देगा। एक दूसरा होता है तुम्हारा काम। हो सकता है पत्नी को तो डिवोर्स दे दो, उससे दूर हो जाओ, पर मन से वो भी नहीं उतरती। लेकिन काम 24 घंटा, जो काम आप चूज करते हो वो 24 घंटे आपके साथ रहता है, 24 घंटे। तो अगर वही गलत चूज कर लिए तब तो खेल खत्म है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर काम ही ऐसा चूज कर लिया जहां तुम्हें पत्थर बनाया जा रहा है, ऐसे कॉर्पोरेट के तुम खींचातानी में घुस गए और उस राजनीति में पड़ गए, तुम खत्म हो जाओगे। 2 साल बाद तुम किसी और से भी मिलोगे, तुम सलाह देते रहोगे कि कैसे यही सब तुम भी करो। बिल्कुल सही बात। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी को अपनी जनरेशन बढ़ानी, अभी तो इतने इंडिया में बढ़ाने की जरूरत नहीं है, लोग हैं, अगर चाहिए ही बच्चा तो तुम अडॉप्ट कर सकते हो। सही। तो मेरा ये मानना है विवाह को लेके, मेरा अपना पर्सनल है कि मेरा एक लक्ष्य है, मेरा एक गोल है, वो बहुत ऊंचा है, वो यहाँ है, ठीक, मैं इधर बढ़ रहा हूँ। हो सकता है मेरे पास संसाधन कम हो, मेरे पास रिसोर्सेस कम हो, सब कुछ कम है, मैं कछुए की तरह बढ़ रहा हूँ। कल हो सकता है कि साधन और ज्यादा हो जाए, मैं तेजी से बढ़ने लगूं। तो इधर बढ़ते बढ़ते अगर मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो वो भी इधर ही जा रहा है, या कम से कम इसी तरफ जाने की उसकी इच्छा है, मैं उसको बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ। या कोई ऐसा भी मिल सकता है, मैं अपने आपको बहुत बड़ा नहीं बता रहा हूँ, कोई ऐसा भी मिल सकता है जो मुझसे तेजी से इधर जाता हो, तो मैं उसका सहारा ले लूं। तब कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है तो मैं बिल्कुल इधर पकड़ लूंगा उसको। सेम है ना। सेम।
विवाह वगैरह शादी वगैरह तो एक बाहरी परंपरा है कि तुम कर लो। करेक्ट। असली चीज तो आंतरिक प्रेम है ना। करेक्ट। तो वो प्रेम तभी होगा जब वो भी इधर ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है। तो मेरा एक लक्ष्य है जो बहुत ऊंचा है, मैं इधर बढ़ रहा हूँ, कोई ऐसा मिल रहा है जो इधर ही जा रहा है, मैं उसको पकड़ लूंगा, उसके साथ मुझे चलने में कोई दिक्कत नहीं है, उसके साथ शादी करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। लेकिन कोई ऐसा है जो इधर बढ़ने में बैरियर बन रहा है, हो सकता है वो माँ हो, बाप हो, फैमिली हो, दोस्त हो, कोई भी हो, वो मेरा दुश्मन है। बाहर दुश्मन नहीं है, वो मुझसे पैसे मांगेंगे, मेरे पास पैसे होंगे, मैं पैसे दे दूंगा, उनकी तबीयत खराब है, मैं इलाज करवा दूंगा, लेकिन मैं उनसे गहरा प्रेम नहीं कर पाऊंगा, है ना। अपनी मैं फॉर्मेलिटीज निभा दूंगा, पर मैं प्रेम उसी से कर पाऊंगा जो इधर जा रहा है। कृष्ण से प्रेम इसीलिए होता है क्योंकि वो उधर ले जा रहे हैं मुझे। सही बात। तो अपने आप ही समर्पण हो जाता है उनके प्रति कि ये तो पहले वहां पहुंचा हुआ बंदा है, यही मुझे पहुंचा सकता है। वो इधर खींच रहे हैं, कृष्ण का मतलब ये होता है खींचना, कर्षण, तो खींच रहे हैं अपनी तरफ, इसलिए उनसे प्रेम है। राम खींच रहे हैं उधर, इसलिए उनसे प्रेम है। तो बस मेरा सीधा सा फंडा है जीवन जीने का। मेरा लक्ष्य बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा है। उस लक्ष्य को तुम सच्चाई बोल सकते हो, ट्रुथ बोल सकते हो, शांति बोल सकते हो। तो इधर मैं बढ़ रहा हूँ, इधर जाते हुए जिसको ये चाहिए तो मेरा वो दोस्त बन सकता है, यार बन सकता है, लेकिन अगर बैरियर बन रहा है देन दिक्कत है। ट्रू। सो अल्टीमेटली बात ये समझ में आती है कि अगर कोई जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उस डायरेक्शन में ऑलरेडी चल रहा होगा या चलने की इच्छा करता होगा या ऑलरेडी उस रास्ते पे होगा, तो उनको अपना साथीदार बना सकता है। राइट। बाकियों को कोई सेंस नहीं बनता है। और इस पे बहुत ज्यादा डिबेट चलती है कि, और बहुत से लोगों ने तो घंटों घंटों की इस पे प्रवचन दिया है कि विवाह कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी मूर्खता की बात है। विवाह कोई बहुत बड़ी चीज ही नहीं है। तुम खाने के बारे में घंटों बातें नहीं कर रहे हो कि कितना खाना चाहिए, क्या कैसे, और जो तुम लाइफ टाइम करने वाले हो देखने के बारे में नहीं कर रहे हो। विवाह भी उसी का एक पार्ट है, वो छोटी चीज है, कर लिए तो कर लिए, नहीं तो नहीं कि भाई चर्चा करने की चीजें दूसरी है ना। दूसरी है चर्चा करने की प्रॉब्लम है, उसको चर्चा करने की चीज है कि हमारा मन गंदा है, मन साफ कैसे हो। एग्जैक्टली वही बात कर रहे हैं ना, कि ऐसे व्यक्ति के साथ में जो सब देखो बाय डिफॉल्ट अभी सोसाइटी हमारी इतनी कि बहुत सारे लोग तो गंदे वैसे ही बन जाते हैं, तो एटलीस्ट ऐसे लोग तो होने चाहिए ना, या फिर ऐसा कुछ कन्वर्सेशन होना है जिससे हम ये पता कर सके हम गंदे तो उसको अच्छा कैसे बना सके, या अगर हमारा मन मैला है तो उसको साफ कैसे करें। जैसे एक चीज बहुत अच्छी आपने बोली थी, हाँ, कि हम बचपन से मतलब पैदाइशी ऐसे हैं कि गंदगी की तरफ हम डिफॉल्ट, मैं वही बोल रहा हूँ, डिफॉल्ट बढ़ते जाते हैं। डिफॉल्ट एग्जैक्टली। लेकिन अच्छाई की तरफ जाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। जैसे घर को तुम फ्लैट में चाबी लगा के कहीं बाहर चले जाओ, लॉक लगा के 3 दिन बाद आओ तो अपने यहाँ कचरा मिलेगा, धूल मिलेगी, पता नहीं कहाँ से भर जाता है। लेकिन अगर इसको साफ करना है तो तुम्हें मेहनत करना, झाड़ू लगाना पड़ेगा। और हाँ, लोग ये पूछते हैं कि जैसे मैंने बुक लिखी तो मेरी बुक पढ़ने के बाद लोग कि तुमने बार बार सेल्फ नॉलेज की बात करी है। सेल्फ नॉलेज मतलब क्या, वो कब मिलता है, कैसे मिलता है, क्या करना पड़ेगा, मिलने के बाद क्या होगा। ये सेम वैसी ही बात है कि ये कोई बोल दे कि आज मैं झाड़ू लगा दूंगा तो कल क्या होगा, कल फिर झाड़ू लगाना पड़ेगा। भाई साफ करते रहना पड़ेगा जब तक तुम्हारा ये शरीर है, जब तक तुम्हारा मन है, और जब तक तुम्हारा ये जीवन है, अपने आप को जीवन तो मानते हो तुम कि मैं जी रहा हूँ, तब तक सफाई करते रहनी पड़ेगी। ये सवाल ही गलत है। मैं इनलाइटेंड हो जाऊंगा, मुझे सेल्फ नॉलेज हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। एक चीज मेरे को याद आ रही है, जबकि हमारे ग्रंथों में कितनी बार बताया गया है, बड़े बड़े ऋषि मुनि वो भी लोग एक स्तर पे अपने आप को छोड़ देते हैं, छोटी सी गलती उनसे भी हो जाती है बहुत बड़ी बड़ी, तो तुम तो यार बहुत ही नॉर्मल सी हुआ नो, तुम कैसे बोल सकते हो हाँ मैंने अगर ये पर्टिकुलर चीज करी तो मैं हमेशा के लिए एकदम एनलाइटेड हो जाऊंगा, मैं एकदम साफ सुथरा हूंगा। नहीं, आपको कंटिन्यूअस एफर्ट करते रहने पड़ेंगे। अगर आपको खुद को साफ रखना है तो आपको कंटिन्यूअसली उस पर्टिकुलर प्रोसेस को, जैसे आपने काफी अच्छी क्रोनोलॉजी दी है कि घर को जिस तरीके से हम रोज झाड़ू मारते हैं, पोछा करते हैं, अगर हम कुछ दिनों के लिए नहीं करें तो कचरा फैल जाएगा। सेम हमारे मन के साथ में, हमारे शरीर के साथ में, अगर हम उसको साफ नहीं करते रहेंगे, खुद को अच्छे से अंदर झांकते नहीं जाएंगे, देखेंगे नहीं कहाँ कचरा फैल रहा है, उसको निकालेंगे नहीं तो कचरा बढ़ते जाएगा। राइट, सिंपल। जैसे अभी बात करी आपने कि एक महाभारत जो है, महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में ये कहा जाता है जो
उसमें चीज है, जो उसमें चीज मौजूद है, वो दुनिया में कहीं ना कहीं मिल जाएगी, बहुत अधिक संभावना है। वो कहीं किसी और ग्रंथ में मिल जाएगी, किसी और लिटरेचर में मिल जाएगी जो महाभारत के अंदर है। लेकिन जो महाभारत में नहीं है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, है ना। उसमें सब कुछ है। एक दर्शन शास्त्र के हिसाब से, एक लिटरेचर के हिसाब से उसमें सब कुछ है। तो मैंने जब महाभारत पढ़ी, और आपने भी देखी होगी, पढ़ी होगी, तो उसमें ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जो 100% प्योर हो। मतलब प्योरिटी का मतलब बाहर कि उसने कोई गलती ना करी हो, है ना। कोई भी हर कोई गलती कर रहा है, कोई गलती है ना। और सॉरी टू इंटरप्ट, पहले आप अपना स्टेटमेंट कंप्लीट कीजिए। कृष्ण का, कृष्ण से लेके जितने भी छोटे मोटे योद्धा हैं, कोई भी है, हर कोई, दुर्योधन भी किसी न किसी चीज में अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजें बुरी कर रहा है ना। असली जीतते वही है लास्ट में, विनर वही होते हैं, और जय उन्हीं की होती है जो सबसे ज्यादा अपनी सफाई करते हैं, जो सबसे ज्यादा, है ना। एक टाइम के बाद जैसे दुर्योधन ने कुछ अच्छे काम करे होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा गंदगी भरता गया। पांडव में और दूसरे लोगों में बस इतना फर्क था, ये दिन भर तैयार रहते थे अपनी गंदगी हटाने के लिए। जैसे भीष्म पितामह भी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, है ना। सबसे भीष्म पितामह महान है, साधु संतों से भी उन्होंने भी अपनी बहुत सफाई करी, प्रतिज्ञा ली और लोगों के लिए अच्छा किया। उनको देवताओं में भी गिना जाता है, गंगा पुत्र है। लेकिन एक टाइम के बाद उन्होंने अपनी गंदगी साफ करना मना कर दी, क्योंकि जब कृष्ण ने बोला कि आप जो है तो अपने कम से कम धर्म का पक्ष नहीं ले पा रहे हो आप, तो अपने शस्त्र छोड़ दो, है ना, शरणागति दे दो, ये तो धर्म के लिए कर सकते हो। तो वो बोल दिए नहीं, मैं प्रतिज्ञा से बधा हूं। वो प्रतिज्ञा वही गंदगी है कि मैं हटाने के लिए नहीं तैयार हूं। प्रतिज्ञा भी एक टाइम के लिए बाद खराब, मैंने कोई प्रतिज्ञा ली, वो मेरे लिए, मेरे मन के लिए, मेरे शरीर के लिए और समाज के लिए अच्छी है ना, तब तक उसका महत्व है ना, मैं उसको जीवन में फॉलो कर सकता हूँ। लेकिन ये समाज को नुकसान पहुंचा रही है, मुझे खुद को भी गंदा कर रही है, मेरे मन को गंदा कर रही है, तब ये दो कौड़ी के लिए हटाओ। ऐसी प्रतिज्ञा का क्या मूल्य है? क्यों वो बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं खुद ही। कृष्ण इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो चीजें महाभारत में नहीं है वो बाहर कहीं नहीं है। तो कृष्ण ने खुद ही बोला है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, प्रतिज्ञा ली है। उठा लेते भाई, अभी क्या मेरी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी? अरे नहीं मान रहे हो। अगर मैंने प्रतिज्ञा ली थी इसलिए ताकि इससे लोगों का भला हो, अब मेरे प्रतिज्ञा अगर मैं नहीं तोड़ूंगा तो उससे नुकसान हो रहा है समाज का। उनको समझ में आ गया, तो फिर किस काम की प्रतिज्ञा? प्रतिज्ञा ली ही इसीलिए थी ना कि लोक कल्याण हो। लोक कल्याण नहीं हो रहा है तो किसी भी, मैंने अपनी प्रेमिका को बहुत वचन दिए, बहुत वादे करे कि मैं ये करूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा, पर तुम्हारा साथ करने से तुम्हारा नुकसान हो रहा है। तुम और ज्यादा गर्त में जा रही हो, ऊंचाई को नहीं प्राप्त कर पा रही हो, और मैं भी नीचे गिरता जा रहा हूँ। ये वचन बेकार है। सही बात है। थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है कि क्या वचन सही होने चाहिए। तो और एक ऐसे समझ में आता है, कंटिन्यूअस जो सफाई है और कंटिन्यूअस एनालिसिस होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। सिचुएशंस के हिसाब से चीजें बदलनी चाहिए, ना कि एक बार जो पहले हमने 5-10 साल पहले जो डिसाइड कर लिया था, जो बोल दिया था, उसी को कंटिन्यूअसली फॉलो करे। ऐसा नहीं होता है। काल सबको खा जाता है, समय सबको खा जाता है, चीजों को खा जाता है। एक ही चीज हमेशा बनी रहती है, वो है कोर, वो है केंद्र। जैसे वेद सबसे पुराने लिखे गए, सही बात है ना, उसमें उपनिषद है, मतलब दूध दही फिर उसका घी जो निकलता है घी उपनिषद है ना। तो ऐसे ही एक गीता को भी एक उपनिषद माना जाता है, उसमें जो ज्ञान है उसको भी एक उपनिषद माना जाता है। तो वो चीज कोर बस कभी नहीं बदलता, है ना। सिंपल करके समझाता हूँ ताकि ऑडियंस को समझ में आए। ज्यादा शास्त्रों वाली भाषा यूज करूंगा तो नहीं होगा। लुक जो है तो रैपर वाला है यार। तो क्या है कि ऐसा कह सकते हैं, इंसान पहले जंगल में था, वो नंगा घूमता था, ठीक। फिर जंगल में आग लगी, कुछ जानवर मर गए, उसने जला हुआ मांस खाया, उसको टेस्टी लगा, तो उसने सोचा कि हमें पका के खाना चाहिए। फिर धीरे धीरे वो बढ़ता गया कि उसने पत्थर रगड़ के आग जलाई, फिर उसके पास कपड़े आ गया, वो ग्रो करता गया, सिविलाइज्ड होता गया, पढ़ता लिखता गया। फिर उसके कपड़े बदल गए, फिर राम के टाइम में अलग कपड़े, फिर कृष्ण के टाइम में अलग चीजें हैं। आज हम ऐसे कपड़े पहन के बात कर रहे हैं, हमारी लैंग्वेज अलग है, वो संस्कृत में बात कर रहे हैं, हम हिंदी, ये हिंदी भी नहीं है, इंग्लिश है। हम इसमें बात कर रहे हैं, सब कुछ बदला जा रहा है ना। पहले गुरु और शिष्य दो बात करने वाले लोग बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के बात करते थे, हम ये इतने बड़े ऑफिस में बात कर रहे हैं, है ना, ऐसा कर रहे हैं। तो चीजें बदल गई, चीजें पहले रथ से चलते थे कृष्ण, आज हम बुगाती और रेंज रोवर से चलते हैं।
हमारे वाहन बदल गए, सब कुछ बदल गया, खाने का तरीका बदल गया, खाना बदल गया, इंटरटेनमेंट के साधन बदल गए। मैं ज्यादातर चीजें इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आदमी रिलेट कर पाए। सब कुछ बदल गया। ट्रू। एक चीज है जो जंगल के आदमी के पास भी थी और मेरे और आपके पास भी है। जंगल का आदमी भी बेचैन परेशान था। घुमा फिरा के बात वही आ गई कि भाई हर व्यक्ति यहाँ पे बेचैन परेशान है। ऐसा नहीं कि कोई सब कुछ उलझा हुआ है। आदिमानव में भी आने वाले जैसे जैसे हमारी जनरेशन आगे बढ़ती गई, सब में एक चीज कॉमन है कि इंसान उलझा हुआ है, उसके भीतर कोई ना कोई सवाल है। करेक्ट। जंगल के आदमी को भी लगता था कि एक शिकार कर लिया, अब क्या करें, 3 कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये एक सवाल ही है ना। भले ही करने से कुछ नहीं होगा, वो मांस भले ही सड़ जाए, वो ना खाए, लेकिन वो सोच रहा है, अपने सवालों के जवाब खोज रहा है। कृष्ण के टाइम पे भी अर्जुन भी खोज रहा है अपने सवालों के जवाब। आज के टाइम में मैं और आप अपने सवालों के जवाब, और आने वाली जनरेशन भी। तो वेद और जो उपनिषद है, उपनिषदों में जो ज्ञान है वो यही है कि लिटरेचर बदलते जाएंगे, चीजें बदलती जाएंगी। हो सकता है आने वाले टाइम में फ्लाइंग कार आ जाए और भी पता नहीं क्या क्या आ जाए। साइंस कितना भी आगे बढ़ जाए, हो सकता है आने वाले टाइम में बच्चे पेट से ना पैदा हो। अभी भी होता है, नहीं होते, है ना। लेकिन एक चीज है, वो भी बच्चा जो पैदा होगा वो भी उलझा रहेगा, वो भी बेचैन रहेगा, उसके पास भी 100 सवाल रहेंगे। और उसको भी अगर ग्रो करना है, उसको भी ऊंचा उठना है, उसको भी अपनी भलाई चाहिए, तो लगातार सफाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और हाँ, सबसे एक आपने काफी अच्छी बात की है, मेहनत। देखो बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई इसका क्या शॉर्टकट है, या हम इजी वे में कौन सी चीज कैसे सीख ले। जैसे मुझे बहुत सारे डेवलपर्स पूछते हैं कि अच्छा रोड मैप क्या है ब्लॉकचेन डेवलपर बनने का, इजीएस्ट वे में हम कैसे ब्लॉकचेन डेवलपर बन जाए, हमें जॉब कैसे मिल जाए। तो देखो भाई, घुमा फिरा के बात यही होती है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। शॉर्टकट पहले पूछ लो तुम्हारे दिली काम है या नहीं है। हाँ, पहले देख लो, क्योंकि टफ होता है, वो इतना आसान नहीं होता है। आसान और दिल से उठा, जैसे दिल से कोडिंग होगा। मुझे ऐसा लगता है कोडिंग भी एक क्रिएटिव काम है। एग्जैक्टली, जैसे मैं लिखता हूँ वैसे। यस, क्रिएटिव वर्क, काफी क्रिएटिव है। तो क्रिएटिव काम ऐसा होता है जब वो तुम्हें अपने पसंद का मिल जाता है, तुम उसमें खो जाते हो, उसको करते रहते हो। तो 90% लोग ऐसे होते हैं कि फैमिली की इसमें ज्यादा अच्छा पैकेज मिलता है, इस फील्ड में ज्यादा अच्छे पैसे हैं, इसमें घुसो। तो पहले ये पूछ लो कि कहीं तुम घुसने के बाद ये तो नहीं बोलने लगोगे कि यार चाय की दुकान खोल लेता हूँ, अपने स्टार्टअप करता हूँ, ये करता हूँ। नहीं, देखो सबसे पहले तो मुझे किसी ने नहीं बोला था इवन कि आप ब्लॉकचेन डेवलपर बनना या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना। ये सब मेरा इंटरेस्ट था कि नहीं मुझे कुछ करना है, क्रिएटिव माइंड था, नहीं हमें कुछ बनाना है, वो क्रेजी दिमाग की कुछ तो भी प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ये वो सो एंड सो फोर्थ। तो उसके दौरान मैंने काफी मेहनत की। देन और आप करते हो, आपको मजा भी आता है। मजा आता, सबसे इंपॉर्टेंट मजा आता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट। वो जैसे वो पैशन वाली बात होती है ना, तो मेरा यही पैशन, एक्चुअली मेरा कोर इंटरेस्ट तो टीचिंग है। और ये मैंने कैसे जाना कि आपको मजा आता है, ये भी मैं बता देता हूँ। क्या है कि बहुत से डेवलपर होते हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे रूममेट्स डेवलपर है। उनका ये रहता है कि वो 10 बजे से अगर उनका 6 बजे तक ऑफिस है, तो उनका लगा रहता है कैसे भागे यहाँ से, कैसे भागे, कैसे 6 बज जाए, कैसे भागे, या कोई टास्क सामने आया, कोई बग सामने, कैसे फिक्स करके दे दे और हम खाली हो जाए बिल्कुल। ठीक, ये वो होते हैं, उनकी सैलरी आ जाती है। और 1 तारीख से 15 तारीख तक उनकी सैलरी चलती है। 1.5-2 लाख जो वो पाते हैं वो 15 दिन में उड़ा देते हैं। 15 दिन बाद सोचते हैं कि यार कुछ बिजनेस करना चाहिए, कुछ स्टार्टअप करना चाहिए। और जैसे ही 30 के बाद फिर से सैलरी आ जाए, फिर बोलते हैं 1 महीने और चलाते हैं। ऐसे होता है। आप कई इसलिए इंटरेस्ट है, मुझे ऐसा ही इसलिए लगा क्योंकि आप तो अपना काम करते ही हो, फिर आप डेवलपर्स के साथ पॉडकास्ट भी कर रहे हो। एग्जैक्टली, ये वही कर सकता है जिसको इंटरेस्ट है कि हाँ मैं इससे कुछ सीखूंगा, इसको अगर मैं बुलाऊंगा बात करने के लिए तो ये भी कुछ जानेगा, मैं भी कुछ जानूंगा। एग्जैक्टली, ये वही कर सकता है जिसको रुचि हो उसमें। रुचि हो, यस, आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट, थोड़ा सा खुद को अंदर से झांकने की जरूरत है। एक एक्टर है, वो बहुत बड़ा एक्टर नहीं है, टीवी सीरियल में काम करता है, तो हम जिम में साथ में मिले। अच्छा। तो जैसे मेरा जॉनर अलग, मेरे लिखने का स्टाइल है, मैं ऐसे नहीं कि अपनी चीजें मैं बेच नहीं दूंगा। कोई मुझे बोल दे, मुझे बहुत सारे ऑप्शंस थे, मुझे लिखना आता है, कंटेंट राइटिंग के बहुत सारे, कि मैं सुबह लिख रहा हूँ कि चाय पी लो, स्विगी, है ना, ऐसा कर सकता हूँ, इससे मैं बहुत ज्यादा पैसे भी बना सकता हूँ। पर मुझे जो ईश्वर ने टैलेंट दिया है, अगर ऐसा है, मैं उसका यूज उसी के लिए करूंगा। अगर कृष्ण ने मुझे टैलेंट दिया, मैं कृष्ण के लिए उसका यूज करूंगा। ये थोड़ी है कि मैं उसको बेच दूं, फिर तो मैं व्यापारी ही हो गया। तो बहुत से ऐसे टैलेंट वाले भी लोग होते हैं, पर उसका यूज वो उसी के लिए करते हैं, 2 कौड़ी की चीजों के लिए। तो मुझे एक दोस्त जिम में मिला, वो उसने बोला कि मतलब हमारी स्टोरी रेडी है और
हम एक नए सीरियल पे काम कर रहे हैं, लेकिन स्क्रीन प्ले लिखना है और डायलॉग राइटिंग वगैरह लिखनी है। तो मेरा सबसे पहले यही सवाल था कि भाई तुम सीरियल किस बेस पे है, क्या है? तो उसने बताया कि नहीं सही सीरियल। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी स्टोरी की, फिर मैं बोला लिखूंगा क्योंकि अच्छा काम है। लेकिन अगर वो ये बोल देता कि ये सीरियल बन रहा है कि लड़का रॉक स्टार है और लड़की बहुत गरीब है, फिर वो कैसे मिल गए, फिर वो भी लड़की भी प्राइवेट जेट से चलने लगी, नहीं। सही बात, ठीक है, सही है। आई थिंक हमने काफी वैल्यूएबल कॉन्वर्सेशन किया है। आई होप हमारे ऑडियंस को काफी अच्छा लगेगा। एक और पॉइंट रख लेते हैं। यस। मेरा ये सवाल है कि आपको क्या लगता है कि कोई जैसे अमीर घर में फर्स्ट ईयर सिटी के पैदा हुआ है, उसके पास सारी सुविधाएं हैं, वो ज्यादा योग्य हो सकता है जो एक कम सुविधाओं में, कम रिसोर्सेज के बीच पैदा हुआ है, किसी गांव में, किसी कस्बे में? नहीं, योग्यता तो ऐसा नहीं होता है कि जो बड़े घराने में पैदा हुआ या जो फर्स्ट क्लास सिटी में पैदा हुआ है वो उनका ज्यादा योग्य हो और जो छोटे गांव में पैदा उनका कम योग्यता हो। नहीं, वो तो बिल्कुल ही नहीं होता है। बट हाँ, कुछ हद तक फैसिलिटीज में फर्क पड़ सकता है, बट योग्यता तो आपको खुद को बनानी पड़ती है, खुद के मेहनत से बनती है योग्यता। खुद को उतना पोटेंशियल डालना पड़ेगा। अगर मैं बोलता हूँ कि किसी को साइंटिस्ट बनना होगा, तो वो गांव कस्बे का भी बंदा बन सकता है और वो टायर 1 का भी बंदा बन सकता है। इट्स नॉट लाइक कि वो सिर्फ जो सिटी, हाई क्लास सिटी में पैदा हुआ है वही साइंटिस्ट बन सकता है और हमारे गांव कस्बे का नहीं बन सकता है करके। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए करा कि मैं कुछ दिनों पहले मेरी एक दोस्त है, मैं ये सवाल आपसे इसलिए करा कि मेरी एक दोस्त है, वो फर्स्ट ईयर सिटी के अमीर घर में पैदा हुई बचपन से, वो वहीं पली बड़ी, कॉन्वेंट स्कूल में गई, फिर अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करा, सब कुछ करा। अभी मैं उससे मिला, वो 25-26 साल की है। और मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे पास तो सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, तुमने क्या जाना, क्या सीखा, क्या एक्सपीरियंस ली है, उसके बारे में मुझे भी बताओ। तो एक्सपीरियंस के नाम में उसने मुझे अपने, और ग्रोथ के नाम में उसने अपने इंस्टा के फॉलोअर्स दिखाए मुझे। और उसने बताया कि हम कैसी कैसी पार्टीज करते हैं, क्या क्या जाता है। और ज्यादातर टाइम 90% टाइम उसका एक अपना रूम है, उस रूम के अंदर ही बीतता है, कुछ मेकअप की चीजें करते हुए या फिर कुछ इंस्टा पे रील अपलोड करते हुए, कुछ ऐसी चीजें करते हुए ना। और वो लगभग 80-85 किलो की रही होगी, क्योंकि वो घर में बैठी है, खाती है, वही रहती है, गेम खेलती है, ये करती है। ना उसको स्पोर्ट्स में कोई रुचि है, ना ट्रैवलिंग में रुचि है, और मतलब ऐसी किसी चीज में उसको इंटरेस्ट नहीं है जिस चीज से आदमी गहरा होता है, ना किताब पढ़ने का शौक है। और मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ, मध्य प्रदेश, रीवा करके एक जगह है, तो वहां चित्रकूट हमारे यहाँ से पास पड़ता है। भगवान राम वहां पे रहे हैं। यस 14 साल में से 12 साल वहीं रहे हैं। तो पूरा जंगल एरिया है, जंगली। तो जब मैं वहां जाता था, तो वहां जाते टाइम पूरा जंगली एरिया है, ट्राइबल लोग रहते हैं वहां। तो उन्हीं में से एक की कहानी बताता हूँ आपको। एक लड़की है, वो 10 से 12 साल की है। 10-12 साल मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, वो 8-9 साल की है। वो सुबह उठती है 4 या 5 बजे, घर में झाड़ू लगाती है, पोछा करती है, घर को साफ करती है, ठीक। और फिर अपने माँ बाप बर्तन धोती है, उसके बाद खाना बनाती है, अपने माँ बाप को खाना देती है। फिर बच्चे, अपने छोटा उसका भाई है, उस भाई को नहलाती है, उसको कपड़े पहनाती है, उसको खाना खिलाती है। फिर उसको गोद में लेके स्कूल छोड़ने जाती है। अब ये 9 या 10 साल की है। उसको स्कूल से छोड़ के जंगल चली जाती है लकड़ी बिनने, और लकड़ी बिन के लाती है, और फिर से ये साइकिल चलता रहता है। ये 9 या 10 साल की है। ये किसकी कहानी है जो ऐसे ट्राइबल जगह पे पैदा हुई, इसके पास रिसोर्सेस नहीं, रिसोर्स कुछ नहीं। ये पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ जानती नहीं है, लेकिन इससे बातें करो तो लगता है कि ये तो 30 साल की है। मैं 20 साल को मैं खुद नहीं जानता जो ये जानती है। जो चीजें मुझे ये समझा रही है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। जब मैं उसे पहली बार मिला तब मैं 19-20 साल का था, अब मैं 23 साल का। तो मुझे झटका लगा कि मेरे पास तो सब कुछ मौजूद था। मैं जो किताबें चाहूँ वो पढ़ सकता था, जिन अच्छे लोगों को चाहूँ उनको सुन सकता था, अच्छी इंग्लिश मीडियम स्कूल में मैं पढ़ा। मुझे तो कुछ नहीं आता। मुझे ये जरूर पता है कि इंस्टा कैसे यूज करना है ना। और मुझे ये जरूर पता है कि खाने में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसी कैसी वेराइटीज होती हैं। मुझे ये जरूर पता है मेरे शहर में कौन से रेस्टोरेंट अच्छे हैं। पर जो असली सवाल है कि कोई ऐसी परिस्थिति मेरे सामने आ जाए, दुख दर्द पीड़ा बेचैनी की, या कोई ऐसा बोझ सामने आ जाए, उससे कैसे टैकल करोगे। उस लड़की के सामने रोज वो बोझ आ रहे हैं, वो टैकल करना जानती है।
तो तब मुझे लगा, और फिर मैं इस 26 साल वाली फर्स्ट ईयर सिटी वाली लड़की से मिला, तब मेरा ये भ्रम दूर हुआ, नहीं वहां भी वो लड़की अगर पैदा हुई होती जो फर्स्ट ईयर में पैदा हुई है मेरी दोस्त, वो भी अगर मेहनत और आगे बढ़ने में, ऊंचाई रखने में अगर उसका इंटरेस्ट होता तो वो भी वहां पहुंच जाती और वो बहुत दूर तक जाती। करेक्ट। ये तो इसके पास रिसोर्सेज नहीं है बेचारी के पास, अगर इसको वही रिसोर्सेज मिल गए होते तो ये कोई वैल्यू नहीं, 26 साल वाली लड़की का कोई वैल्यू नहीं है इसके आगे, वो हर चीज में आ गया। करेक्ट। तो मुझे ये लगता है कि रिसोर्सेज भी मैटर करते हैं, लेकिन उसके साथ मेहनत और ऐसी सिचुएशन भी आनी चाहिए इंसान के सामने। माँ बाप को भी बच्चों को ऐसी सिचुएशन में डालना चाहिए, उनको बिल्कुल सर में बैठा के, मखमल में तुम बैठाए हो तो फिर मखमल का बच्चा होगा, वो शेर नहीं बन पाएगा, वो नाजुक सा हो, कोई पकड़ोगे टूट जाएगा। बराबर है, सही बात है। इसीलिए मैं फॉरेनर्स को देखा, क्यों वहां उनको बोलते हैं कि अरे वो तो फॉरेनर बेकार होते हैं, अमेरिकन बेकार होते हैं, उनके यहाँ तो 14-15 साल का बेटा हो तो उनको पता ही नहीं होता कौन पापा है कौन मम्मी है, वो लेकिन नहीं पता होता, इसीलिए वो आज कहाँ है, हम कहाँ है। हमारे शहर सिर्फ बीच में सुंदर है, हमारे जो फर्स्ट टायर वाले भी सिटी है, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, इनकी जो मेन रोड है वो बस सही है, इधर उधर घुस जाओ तो भाई कितना गंदगी है यहाँ पे। मैं तो मेरे गांव से 1000 गुना गंदा बैंगलोर है, एकदम, ये रियलिटी मैं देख के बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एकदम कुछ भी उटपटांग बात नहीं है फैक्ट है। मैं देख के बता रहा हूँ, मैंने बहुत घूमा, मतलब भारत में मैंने 85-90% कवर कर लिया, वो चीज देख के बता रहा हूँ कि नहीं है। इसीलिए ये भीतर से उठता है कि मैं जैसा हूँ मुझे वैसा नहीं रहना है। करेक्ट, सही बात है। मैं हो सकता है बहुत घटिया हूँ, बहुत गिरा हूँ, पर घटिया रहूंगा नहीं, मेरी इच्छा नहीं है घटिया रहना। हम मेहनत करके साफ सफाई करेंगे खुद की, और फिर अच्छे प्योर करेंगे। सही बात। 100 गलतियां हुई होंगी, लेकिन उन गलतियों में अटकूंगा नहीं, मेरा गलती करते रहने का मन नहीं है, मुझे गलतियों से आगे बढ़ने का मन है। हाँ, और मैंने एक बार इंटरप्ट किया था तो मैं यही चीज बोल रहा था कि गलती करना इंसान का ना स्वाभाविक स्वभाव है, वो उसका स्वभाव में बन चुका होता है कि वो गलतियां करेगा, बट उस गलतियों को कैसे सुधारे और उसके ऊपर कैसे सही निर्णय ले, ये आपको सोच के, वो एक्शनेबल टास्क है कि आपको एक्शन लेने पड़ेंगे कि हाँ अगर मैंने गलती ठीक है हो गई है, उसको कैसे सुधारे। वो एक समथिंग नॉलेजेबल और इंटेलिजेंट इंडिविजुअल करते हैं, और बाकी जो चलना है, हाँ कोई बात नहीं, गलती होगी, कोई और एक गलती करेंगे, वो मूर्खता वाली बात है कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो अपने जीवन में, जैसा वैसा चलने दे रहे हो। बट अगर तुम एनालाइज कर रहे हो, हाँ तुम्हें लगता है हाँ गलती हो गई, कोई बात हम सुधार देंगे, तो वो ऐसे करते करते फिर आपकी गलतियां कम होने चाहिए। हमारे शास्त्रों में एक बात लिखी हुई है, वो कहते हैं कि जैसे तुम्हें अपने में से, अपने शरीर में से और परिवारजनों में से चुनना हो तो तुम परिवार की भलाई चुनो, क्योंकि परिवार में ज्यादा सदस्य, 4 लोग सदस्य हैं, तुम्हारा नुकसान भी हो गया, परिवार का भला हो गया, तो परिवार का भला करो। फिर देखो कि परिवार, समाज का भला हो रहा है एज कंपेयर टू परिवार का, तो तुम परिवार का नुकसान झेल लो, लेकिन समाज का भला करो। फिर देखो कि समाज का बुरा हो रहा है तुम्हारे एक्शन लेने से, लेकिन पूरे देश का भला हो रहा है, तो तुम देश का भला करो। फिर तुम ये देखो कि देश का नुकसान हो रहा है, लेकिन पूरे विश्व का, पूरी धरती का भला हो रहा है, तो भले ही देश का थोड़ा नुकसान करना पड़े, तुम पूरी पृथ्वी का सोचो। लेकिन अगर तुम्हें ये लगे कि पूरी पृथ्वी का भले ही भला हो रहा है, लेकिन मेरी आत्मा का बुरा हो रहा है, तो पूरी पृथ्वी का नुकसान कर दो, अपनी आत्मा को मत छोड़ो। सही है। तो ये बहुत लंबा खिंच गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपने बुलाया, बहुत धन्यवाद। और आने वाले टाइम में अगर ऑडियंस को पसंद आता है तो हम फिर से एक कर लेंगे और थोड़ा अलग टॉपिक रखेंगे साइकोलॉजी से, और लोगों के और ज्यादा जो डे टू डे रिलेटेड सवाल रहता है उस पे चर्चा करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। हाँ, हम थोड़ा अभी इधर उधर हो गए अलग अलग बातों पे की, बट ये इंपॉर्टेंट था, ये हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन थी, काफी वैल्यूएबल थी। और आपको जो भी पार्ट पसंद आया प्लीज कमेंट में हमें बताइए फॉर श्योर, और आपका भी जो मत है आप भी रख सकते हैं, जिससे हमें भी पता चलेगा कि हमारे ऑडियंस क्या सोचते हैं और उनका भी क्या मत है। हाँ, और एक चीज, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, रौनक जी की खुद की एक बुक है, तो प्लीज आप जाके बुक को चेक कीजिए, पढ़िए, और आप अगर आपको कुछ भी उस पर्टिकुलर बुक में डाउट्स है, कुछ भी ऐसे आपके मत है, तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हो, और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो अगेन थैंक यू सो मच रौनक जी, आपने आपका वैल्यूएबल टाइम दिया और इतने ज्यादा इनसाइट्स। मजा आया, मुझे तो बहुत मजा आया आपके साथ। अरे फिर तो क्या, आपको मजा आया ना, हमारे ऑडियंस को भी मजा, और मुझे तो फॉर श्योर बहुत ज्यादा मजा आया। सबसे बड़ा दुश्मनी मजा आना ही है।
मन का वो जो भाव है ना, जो आपने हाँ, समझो शब्द मजे का है लेकिन बात कुछ और, बात कुछ और है। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हुआ है, राइट। एक रॉ कॉन्वर्सेशन था, यहाँ पे कुछ फिल्टर नहीं, हमने कुछ भी स्क्रिप्ट नहीं किया था, हमने कुछ प्लान नहीं किया था, बस हमने सोचा कि बात करनी है। दो इंडिविजुअल है जो स्पिरिचुअलिटी को वैल्यू देते हैं, जो मेंटल स्ट्रेंथ को लिटरली समझते हैं कि एक आज के दौर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक इंडिविजुअल को समझना चाहिए और सही दिशा में जाना चाहिए, खुद को एनालाइज करने की बहुत जरूरत है, और साफ सफाई, खुद के अंदर की साफ सफाई करो, और जो चीज लग रहा है कि बदलने लायक है बदल दो भले वो बनती हो तुम्हारी। चलो फिर मिलता है।